हेलो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। बच्चों हम एटम्स का क्विक रिवीजन कर रहे थे, जिसमें हम लेक्चर 1 कर चुके हैं। आज लेक्चर 2 करेंगे, उस चैप्टर को खत्म भी करेंगे बच्चों। तो लेक्चर 2 देखने से पहले मैं आपसे बोलूँगा, पहले आप लेक्चर 1 देख लीजिए। वहाँ पे हमने क्या बात की थी, वहाँ पे हमने ये बात की थी कि इलेक्ट्रॉन घूमता है न्यूक्लियस के अराउंड, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन करता है, और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन से रिलेटेड जो उसके टर्म्स होते हैं, एंगुलर वेलोसिटी, लीनियर स्पीड, फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड, ये सब हमने इलेक्ट्रॉन का निकाला था, वो सब अपन कर चुके हैं लास्ट क्लास में बच्चों। आज अपन देखेंगे हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, और ज्यादातर चांस इसी लेक्चर से आने के हैं आपके फाइनल एग्जाम में। ठीक है, चलो तो अपन देखते हैं हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। तो इसकी कहानी सुन लेते हैं, और इसमें कुछ शब्द हैं या इसमें कुछ चीजें हैं जो अपन को कुछ शब्द है, वो शब्द को ज्ञान हमें होना चाहिए, उन शब्दों के बारे में हमको जानकारी होनी चाहिए बच्चों। ठीक है, तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के हाइड्रोजन एटम नहीं, सॉरी, स्पेक्ट्रम। तो इसमें क्या होता है, जैसे मान लो आपने हाइड्रोजन एटम को एक सील्ड ट्यूब में ले लिया और उसको हीट किया आपने हाई टेम्परेचर पे, तो क्या होगा, हमारा जो इलेक्ट्रॉन है वो हमारा इलेक्ट्रॉन कहाँ चला जाएगा, हायर ऑर्बिट्स में चला जाएगा। तुम्हें पता है एनर्जी वो एब्जॉर्ब करे तो हायर ऑर्बिट्स में चला जाएगा, और आपको ये पता है कि वो हायर ऑर्बिट्स में रुकता नहीं है, तो वो वापस आता है। जब वो वापस आता है हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में, तो वो क्या करता है बच्चों, रेडिएशन को एमिट करता है, डिफरेंट वेवलेंथ के रेडिएशन को एमिट करता है ना। डिफरेंट ऑर्बिट से आएगा तो ऑब्वियस बात है कि डिफरेंट ही हमारा जो वेवलेंथ के रेडिएशन एमिट करेगा, पहली चीज। दूसरी चीज आपको ये समझना है, जब हम इस रेडिएशन को एक प्रिज्म पे पास करते हैं तो हमें पता है कि अलग अलग वेवलेंथ होने के कारण इन सभी का डेविएशन भी प्रिज्म के द्वारा अलग अलग होगा, और यहीं से हमें हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम मिलता है बच्चों। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अच्छा, इस स्पेक्ट्रम की सबसे खासियत बात क्या है, वो ये है कि यहाँ पे जो हमें स्पेक्ट्रम मिलता है वो कंटिन्यूस मिलता है कि डिस्क्रीट मिलता है, तो डिस्क्रीट मिलता है। अभी डिस्क्रीट का मतलब क्या है, कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे जो हमें वेवलेंथ मिलती है, जो रेडिएशन की वेवलेंथ मिलती है, वो कुछ पर्टिकुलर वैल्यूज ही मिलती है। मतलब हर टाइप की वेवलेंथ नहीं मिलती, सभी वेवलेंथ प्रेजेंट नहीं होती यहाँ रेडिएशन में। जो रेडिएशन एमिट होता है ना, उसमें सभी टाइप की वेवलेंथ प्रेजेंट नहीं होती, कुछ पर्टिकुलर वेवलेंथ ही प्रेजेंट होती है, इसलिए अपन इसको क्या बोलते हैं, डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम बोलते हैं। लेकिन हमने देखा था, अगर रदरफोर्ड मॉडल को हम माने तो हमें कंटिन्यूस मिलना चाहिए, तो वही तो उसका लिमिटेशन था, क्योंकि एक्चुअल में तो डिस्क्रीट मिलता था ना। तो रदरफोर्ड मॉडल हमारा तालमेल नहीं खाता था, जो हमें मिलता था, हमें मिलता था डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम, और उसके अकॉर्डिंग हमें कैसा मिलना चाहिए था, कंटिन्यूस। इसलिए हमने वो लिमिटेशन में डाल दिया, और बोहर मॉडल पे हम आ गए, और बोहर मॉडल हमारा तालमेल खाता है, हमें जो मिलता है डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम मिलता है, और ये भी बोलता है कि डिस्क्रीट ही मिलेगा। क्यों मिलेगा, उसके बारे में अपन डिस्कस कर रहे हैं बच्चों। तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम से संबंधित कुछ चीजें हैं। अब जो वेवलेंथ मिलती है ना, इसको हमने क्या किया ना कि अलग अलग सीरीज में ग्रुप कर दिया। मतलब अपन ने क्या किया, इन वेवलेंथ का ग्रुप बना दिया है ना, और उस ग्रुप को हम क्या बोलने लग गए, सीरीज का नाम दे दिया उस ग्रुप को। बात समझ रहे हो ना, मैंने बहुत सारी वेवलेंथ का एक ग्रुप बना दिया, समझ लो बात को, उसमें कुछ रिलेशन होगा पर्टिकुलर, जब तो हमने उस टाइप की वेवलेंथ को एक ग्रुप में डाल दी। उस ग्रुप को हम क्या बोलते हैं, सीरीज बोलते हैं, और हमने उस सीरीज का एक पर्टिकुलर नाम दे दिया। फॉर एग्जांपल, मैं इसको समझने के लिए, इन शब्दों को समझने के मैं आपको एनर्जी लेवल डायग्राम से समझाता हूं। तो सबसे पहले अपन देखते हैं एनर्जी लेवल डायग्राम। हम हाइड्रोजन के लिए मैं आपको यहाँ पे बना रहा हूँ। तो हाइड्रोजन के लिए अगर हम बनाए तो एनर्जी लेवल डायग्राम में एक्चुअली में होता क्या है, एनर्जी लेवल डायग्राम में हम करते क्या है, हम ऑर्बिट्स को हॉरिजॉन्टल लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं, और वहां पे उनका क्वांटम नंबर लिखते हैं, साथ ही साथ उसमें इलेक्ट्रॉन की जो टोटल एनर्जी है उसको भी लिखते हैं। तो हमें पता है कि इस ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन की टोटल एनर्जी होगी n इक्वल टू इंफिनिटी, मतलब ये आउटर मोस्ट जो ऑर्बिट होगा हमारा, उसमें क्या होगी हमारी बच्चों, जो एनर्जी होगी इलेक्ट्रॉन की टोटल एनर्जी, वो कितनी होगी, 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कैसे निकाली मैंने, अपन एनर्जी ऐसे निकालेंगे, सब मैंने लास्ट क्लास में बताया था, लेकिन चलो ठीक है, फिर से देख लेते हैं। ए किसके लिए है, हाइड्रोजन के लिए, इसलिए मैंने यहाँ पे Z² नहीं लिखा बच्चों। और n लोअर ऑर्बिट में सबसे यहाँ बना रहा हूँ, लोअर ऑर्बिट मतलब ग्राउंड स्टेट मतलब n इक्वल टू 1। इसमें एनर्जी सबसे कम होती है, और कितनी होती है बच्चों, -13.6 होती है। नेगेटिव में एनर्जीज होती है, इसलिए हम नीचे जा रहे हैं, अगर पॉजिटिव में एनर्जीज होती तो हम ऊपर जाते, पॉजिटिव नहीं होती है और हो भी नहीं सकती है। ठीक है बच्चों, फिर हम क्या करेंगे, हम बाकी ऑर्बिट्स और उनकी एनर्जी भी यहाँ पे लिखेंगे। देखो बच्चों, ये हो गई n इक्वल टू में मैंने बताया था कितनी, इसमें गैपिंग थोड़ी और ज्यादा कर लेते हैं। आप यहाँ पे स्केल ले लेना, आप ले लेना 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, फिर उस हिसाब से बनाया तो आप कितनी लंबी लाइन खींचोगे, 13.6 सेंटीमीटर की एक लाइन खींचोगे। ठीक है, चलो फिर यहाँ पे कितनी होती है, -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है बच्चों n इक्वल टू में। फिर n इक्वल टू 3 में कितनी होती है, यहाँ पुट करते तो मैंने याद कराया था, n इक्वल टू 6 तक आपको बोला था बच्चों याद करना है। कितनी होती है, -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फिर n इक्वल टू 4,
फिर n इक्वल टू 5, फिर n इक्वल टू 6 और फिर n इक्वल टू 6 से इंफिनिटी तक अपन ऊपर जाते हैं। n इक्वल टू 4 में कितनी होती है बच्चों 0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, n इक्वल टू 5 में कितनी होती है -0.54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, -0.37 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आपको हाइड्रोजन के लिए याद होना चाहिए, मैंने आपको बताया था। अच्छा मैंने ऐसा क्यों किया, देखो यहाँ पे स्पेसिंग ज्यादा रखी, यहाँ कम रखी बेटा, ये जानबूझ के किया क्योंकि मैं पता है यहाँ पे डिफरेंस ज्यादा आएगा, इन दोनों के बीच में डिफरेंस 10.2 का, इन दोनों के बीच 1.5 का है। आप समझ रहे हो बात को। तो आपने 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अगर लिया हुआ है तो आपको ऐसा देखने मिलेगा कि यहाँ पे डिफरेंस ज्यादा होगा, ये डिफरेंस कम होते जाएगा क्योंकि ऑर्बिट की एनर्जी में डिफरेंस क्या होते जाता है बच्चों, कम होते जाता है। अब मैं आपको क्या बताया था, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम से संबंधित आपको कुछ शब्दों के बारे में जानना है, वो अपन देखते हैं। तो देखो यार, इलेक्ट्रॉन जब भी हायर ऑर्बिट से आएगा, अब इलेक्ट्रॉन 1 में भी आ सकता है, 2 में भी आ सकता है। अब 2 में कहां से आ सकता है, 2 के लिए हायर ऑर्बिट्स कौन सी है, 3 4 5 6 इनसे आ सकता है। 1 के लिए हायर ऑर्बिट्स कौन सी है, 2 3 4 5 अप टू इंफिनिटी। तो बच्चों जब भी इलेक्ट्रॉन हायर ऑर्बिट से n इक्वल टू 1 में आएगा, मतलब फाइनली n इक्वल टू 1 में आएगा, तो यहाँ पे जो वेवलेंथ मिलेगी वो सभी वेवलेंथ को हमने एक ग्रुप में रख दिया, उस ग्रुप का नाम दे दिया हमने, उस सीरीज को नाम दे दिया लाइमन सीरीज। तो लाइमन सीरीज है क्या, लाइमन सीरीज में वो सभी वेवलेंथ है जो कब मिलती हैं, जब इलेक्ट्रॉन हमारा कहां से कहां ट्रांजिशन करता है, अपर हायर ऑर्बिट से n इक्वल टू 1 में ट्रांजिशन करता है। तो हमें जो वेवलेंथ मिलती हैं उन वेवलेंथ को हमने एक सीरीज के अंदर रख दिया है ना, जिसको हम क्या बोलते हैं, लाइमन सीरीज। अब मेरी बातों को ध्यान सुनना बच्चों, ये लाइन है, ये लाइन कहलाती है स्पेक्ट्रल लाइन। क्या कहलाती है लाइन, स्पेक्ट्रल लाइन कहलाती है। तो व्हाट इज द फर्स्ट स्पेक्ट्रल लाइन ऑफ लाइमन सीरीज, तो दिस इज कॉल्ड द फर्स्ट स्पेक्ट्रल लाइन ऑफ लाइमन सीरीज। फर्स्ट स्पेक्ट्रल लाइन या फर्स्ट मेंबर ऑफ द लाइमन सीरीज, मेरी बातों को ध्यान सुने, फर्स्ट मेंबर ऑफ द लाइमन सीरीज। तो अगर मैं आपसे पूछ लूं व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ फर्स्ट मेंबर ऑफ लाइमन सीरीज, वेवलेंथ मतलब किसकी वेवलेंथ की बात, अपन धीरे धीरे बात करेंगे अभी ये सब है ना। अगर मैं आपसे पूछ लूं व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ फर्स्ट मेंबर ऑफ लाइमन सीरीज, दैट मींस इलेक्ट्रॉन का कहां से कहां ट्रांजिशन हो रहा है, वेवलेंथ पे बाद में आते हैं, पहले बताओ इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन कहां से कहां हो रहा है फर्स्ट मेंबर में, 2 से 1 में, अगर लाइमन सीरीज का फर्स्ट मेंबर है। फिर अगर मैं पूछूं भैया अगर एक लाइन कौन सी कहलाएगी, देखो ये फर्स्ट लाइन, सेकंड लाइन, थर्ड लाइन, फोर्थ लाइन, ये जो ये लास्ट लाइन कहलाती है, जब इंफिनिटी से 1 में आता है तो वो सीरीज की कौन सी लाइन कहलाती है बच्चों, लास्ट लाइन कहलाती है या लिमिटिंग लाइन कहलाती है। लिमिटिंग मतलब वहां पे जाके खत्म, तो लिमिटिंग लाइन कहलाती है, लास्ट लाइन कहलाती है। अब क्या होता है, अकॉर्डिंग टू बोर भैया, अगर हम बोर भैया की बात माने तो उन्होंने बोला था कि इलेक्ट्रॉन जब यार अपर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में आएगा तो रेडिएशन एमिट करेगा, या रेडिएशन किस फॉर्म में एमिट करेगा, फोटोन, मतलब फोटोन निकलता है। अब तो ये मानो जब इलेक्ट्रॉन हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में आए तो फोटोन निकलेगा बच्चों। इलेक्ट्रॉन तो बस यहां से यहां आ जाएगा, लेकिन जब इलेक्ट्रॉन यहां से आएगा तो फोटोन निकलेगा, और उस फोटोन की जो एनर्जी होगी वो एनर्जी डिफरेंस के बराबर होगी इन दोनों की, यही पढ़ा था हमने। तो फोटोन की एनर्जी, फोटोन की वेवलेंथ, फोटोन की फ्रीक्वेंसी, फोटोन का वेव नंबर, ये सब अपन निकालना सीखेंगे। एक फोटोन की वेवलेंथ होती है, एक ड्यू टू रिवॉल्यूशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन के एसोसिएटेड वेवलेंथ होती है। इलेक्ट्रॉन के एसोसिएटेड वेवलेंथ डी ब्रोगली वेवलेंथ कहलाती है, जो कि हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था बच्चों। तो कंफ्यूज मत होना, व्हाट्स द वेवलेंथ एसोसिएटेड विद द इलेक्ट्रॉन ड्यू टू इट्स रिवॉल्यूशन इन द सेकंड ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम, तो आपको वो डी ब्रोगली वेवलेंथ निकालनी है। लेकिन अगर ये पूछो व्हाट्स द वेवलेंथ ऑफ द फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज, मतलब जब आपका इलेक्ट्रॉन यहां से ट्रांजिशन करेगा तो जो फोटोन निकला उसकी वेवलेंथ निकालनी है। समझ रहे बात को। तो इस नामकरण स्पष्ट हो रहा है ना कि यह नामकरण क्या बोल रहा हूं मैं, दिस इज फर्स्ट लाइन, सेकंड लाइन, फर्स्ट मेंबर बोल सकते हो, फर्स्ट स्पेक्ट्रल लाइन बोल सकते हो। ट्रांजिशन याद रखना, जैसे मैं बोलूं थर्ड लाइन ऑफ लाइमन सीरीज, ट्रांजिशन बोलो बच्चों 4 से 1, थर्ड लाइन का मतलब 4 to 1, तो फाइनली आना 1 में है तो 1 तो फिक्स है। अब 4 से 1 में आए तो डिफरेंस 3 का है, तो थर्ड स्पेक्ट्रल लाइन आप ऐसे याद कर लो। लास्ट स्पेक्ट्रल लाइन इंफिनिटी से 1, फर्स्ट स्पेक्ट्रल लाइन 2 से 1। बच्चों यहाँ पे जो फोटोन निकलेगा, जो रेडिएशन निकलेगा, वो कौन से रीजन में होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो स्पेक्ट्रम हमने पढ़ा था ना, हम वहाँ पे आपको पता है कि वेवलेंथ के अकॉर्डिंग हमने क्लासिफाई नामकरण किया था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का, याद होगा आपको। तो यहाँ पे जो वेवलेंथ आएगी फोटोन की, वो या रेडिएशन की जो वेवलेंथ आएगी, रेडिएशन फोटोन के रूप में ही निकलता है, तो यहाँ पे जो रेडिएशन की वेवलेंथ आएगी बच्चों, वो कौन से रीजन में होगी, वो हमारी होगी अल्ट्रा वायलेट रीजन में।
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के कौन से रीजन में होगी, अल्ट्रावायलेट रीजन में, मतलब यहाँ पे जो रेडिएशन निकलेगा वो इस रीजन में लाई करेगा, उसकी वेवलेंथ इस रीजन में रहेगी। ठीक है, इतना क्लियर हो गया बच्चों। फिर होता है दूसरा, जब आप देखो n इक्वल टू 2 में आ सकता है, कहाँ से आ सकता है, 3 से आ सकता है, 4 से आ सकता है, 5 से आ सकता है बच्चों। इन सभी स्पेक्ट्रल लाइंस को हमने एक सीरीज में रखा बच्चों, और उसका नाम होता है बार्मर सीरीज। उस सीरीज का नाम क्या है, बार्मर। अब बताओ बार्मर की फर्स्ट लाइन क्या होगी, व्हाट्स द फर्स्ट लाइन ऑफ बार्मर सीरीज। तो आप बोलोगे या वेवलेंथ ऑफ द फर्स्ट सीरीज ऑफ बार्मर सीरीज ऐसा पूछ ले तो आपको पहले ट्रांजिशन याद रखना है। कौन सा ट्रांजिशन, 3 to 2। अगर इलेक्ट्रॉन 3 to 2 में ट्रांजिशन करता है, जो हमें स्पेक्ट्रल लाइन मिलेगी वो फर्स्ट लाइन ऑफ बार्मर सीरीज, फर्स्ट स्पेक्ट्रल लाइन ऑफ बार्मर सीरीज कहलाएगी। और यहाँ पे बच्चों जो हमें रेडिएशन मिलता है वो हमारे कौन से रीजन में होता है, विजुअल रीजन में होता है। ठीक है, मतलब यहाँ पे हमें पता है विजुअल रीजन की वेवलेंथ कहाँ से कहाँ होती है, 350 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर तक। तो हमारी यहाँ पे बच्चों जो भी फोटोन निकलेगा, जो भी रेडिएशन निकलेगा, उसकी वेवलेंथ कहाँ से कहाँ की किसके किसके बीच में होगी, 350 से 750 नैनोमीटर के बीच में होगी, कंफर्म बात है। फिर चलो अब जल्दी जल्दी देखते हैं। n इक्वल टू 3 कहीं से भी आ सकता है बच्चों। ये लास्ट लाइन लिमिटिंग कहलाती है उस सीरीज की, उस पर्टिकुलर सीरीज की, और ये जो फर्स्ट लाइन होती है वो क्या कहलाती है, फर्स्ट मेंबर या फर्स्ट स्पेक्ट्रल लाइन बच्चों। तो बार्मर हो गया। अब कहीं से भी आए 4 से 5 से 6 अगर n इक्वल टू 3 में आ रहा है तो बार्मर का कौन सा हो गया बच्चों, हमारा पास्कल सीरीज हो गया बच्चों, ये आप सब जानते होंगे। फिर 4 में आ जाए, 4 में कहां से आ सकता है, 5 से आ सकता है, 6 से आ सकता है, इंफिनिटी से आ सकता है। ये किस में आ जाएगा बच्चों, ब्रैकेट सीरीज में आ जाएगा बच्चों, है ना, स्पेलिंग आपको आती होगी, आप जानते इतना। फिर 5 में आ जाए तो 6 से आ सकता है, इंफिनिटी से आ सकता है बच्चों। ये कौन से रीजन में आएगा, पीफोन सीरीज में आ जाएगा, है ना, पीफोन सीरीज में आ जाएगा बच्चों। और ये तीनों के तीनों जो है यहाँ पे जो भी हमें रेडिएशन मिलेगा वो कौन से रीजन में लाई करेगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के, वो लाई करेगा बच्चों हमारा इंफ्रारेड रीजन में। कौन से में, इंफ्रारेड रीजन में। तो तीनों इंफ्रारेड रीजन में, मतलब यहाँ पे जो भी वेवलेंथ आएगी, कोई भी ट्रांजिशन से आप वेवलेंथ निकाले फोटोन की या रेडिएशन की, तो वो जो रेडिएशन की वेवलेंथ आएगी वो जो इंफ्रारेड का जो हमारा रेंज होता है, मिनिमम वेवलेंथ से मैक्सिमम वेवलेंथ, उनके बीच में ही आएगी बच्चों। मैं कैमरा देख लूँ एक बार चल रहा है कि नहीं, क्योंकि अभी ऐसा हो गया था कि चल ही नहीं रहा था। ठीक है, तो बच्चों ये क्लियर हो गया आपको नामकरण क्लियर हो गया, मुझे लगता है आपको नामकरण क्लियर हो गया होगा। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब अपन इनकी वेवलेंथ निकालना सीखेंगे। वेवलेंथ फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज की वेवलेंथ क्या होती है, इसका मतलब समझो। अगर मैं पूछ रहा हूँ फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज की वेवलेंथ, दैट मींस कि जो ट्रांजिशन हो रहा होगा इलेक्ट्रॉन का, फर्स्ट लाइन का मतलब क्या, ट्रांजिशन, कहां से कहां इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन है, 2 से 1। हम लाइमन की बात कर रहे हैं फर्स्ट लाइन, तो यहाँ पे जो ट्रांजिशन होगा तो अभी हम देखेंगे वहां से एक फोटोन निकलता है, उस फोटोन की वेवलेंथ जो होगी वही हमारी वेवलेंथ कहलाएगी इस लाइन की। तो हमें एक्चुअली फोटोन के बारे में स्टडी करनी है। और फोटोन कब निकलता है, जब इलेक्ट्रॉन हमारा हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में ट्रांजिशन करता है। और हायर ऑर्बिट में कब चला जाता है हमारा इलेक्ट्रॉन, जब मैंने आपको सबसे पहले बताया था, जब हम उसको एनर्जी देते हैं या हम उसको हीट करते हैं तो हायर ऑर्बिट में चला जाता है। अब स्टेबिलिटी गेन करने के लिए वो वापस लोअर ऑर्बिट में आता है। तो जब वो लोअर ऑर्बिट में आता है तो हमें रेडिएशन मिलता है डिफरेंट वेवलेंथ का बच्चों। यही हमारा हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम कहलाता है। ठीक है, चलो अब हम निकालने वाले हैं एनर्जी। मेरी बातों को ध्यान से सुनना, सवाल यहीं से आता है। एनर्जी, फ्रीक्वेंसी। अब ये फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं है, ठीक है, वो फ्रीक्वेंसी अलग। यहाँ पे ये फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन है। दिस इज नॉट द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, दिस इज द एनर्जी ऑफ एमिटेड फोटोन, जो कि कब एमिट होगा, जब इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन होगा हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट। फ्रीक्वेंसी, फिर नेक्स्ट वेव नंबर बच्चों, फिर नेक्स्ट वेव लेंथ ऑफ द एमिटेड फोटोन। ये काम की चीज है बच्चों। यहाँ पे मैं आपको बहुत सारी चीजें बताने वाला हूँ। एमिटेड फोटोन, तो इलेक्ट्रॉन जब हमारा हायर ऑर्बिट से n2 से n1 में ट्रांजिशन करता है बच्चों, अभी उसको भूलना मत, वो लाइमन सीरीज वो सबके अपन मिनिमम वेवलेंथ, मैक्सिमम वेवलेंथ, बहुत सारी चीजें निकालने वाले और मैं आपको रटवा दूंगा, ये गारंटी है मेरी, है ना। चलो, और यहीं से सवाल भी आता है। तो इलेक्ट्रॉन जब हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में आएगा तो क्या निकलेगा बच्चों, बोलो, फोटोन। इस फोटोन की 3 चीजें निकालनी है, 4 चीजें, एनर्जी, फ्रीक्वेंसी, वेव नंबर, वेवलेंथ। तो आपसे सवाल ऐसा पूछेगा कि हाइड्रोजन एटम में जब इलेक्ट्रॉन 5th ऑर्बिट से 2nd ऑर्बिट में क्या करता है, ट्रांजिशन करता है, तो बताओ जो फोटोन एमिट होता है उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, उसकी वेव नंबर क्या है, उसका वेवलेंथ क्या है, उसकी एनर्जी क्या है। तो आपको आना चाहिए, और एक आपको इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू भी आनी चाहिए, HCR के टर्म्स में भी निकालते आना चाहिए, बहुत सारी चीजें। धीरे धीरे जल्दी जल्दी देखते हैं। देखो तो क्या होता है, अब जो एनर्जी ऑफ द एमिटेड फोटोन सबसे पहले निकालते हैं। तो एनर्जी ऑफ द एमिटेड फोटोन,
तो कैसे निकालो भैया, ये हमें किसने बताया था कि जो फोटोन निकलेगा उसकी एनर्जी क्या होगी, बोर पोस्टुलेट से पता चलेगा, और उसने बोला था एनर्जी डिफरेंस के बराबर होगा इन दोनों के। तो इन दोनों में इलेक्ट्रॉन की टोटल एनर्जी का जो डिफरेंस आएगा, दोनों ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन की टोटल एनर्जी डिफरेंस आएगा वही हमारी एनर्जी ऑफ द एमिटेड फोटोन होगी बच्चों। तो हम क्या करेंगे, En2 माइनस En1। अब बच्चों आप पूछ सकते हो En1 माइनस En2 क्यों नहीं किया, अरे भाई साहब एनर्जी कभी नेगेटिव नहीं हो सकती, तो आपको तो क्या करना है, बड़े में से छोटे को माइनस करना है। अब यहाँ पे N2 बड़ा है क्योंकि हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में आ रहा है, जब लोअर से हायर में जाता है तो उतनी एनर्जी एब्जॉर्ब करता है ना, और जब सॉरी जब लोअर से हायर में जाता है तो उतनी एनर्जी एब्जॉर्ब करता है, और जब हायर से लोअर में आता है तो उतनी एनर्जी एमिट करता है इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन और इन द फॉर्म ऑफ फोटोन। आप ऐसे याद रखिए, ठीक है। तो एनर्जी कहाँ ज्यादा होगी, इसमें कि इसमें, मैंने आपको बताया था अभी अपने देखा था कि n इक्वल टू इन्फिनिटी में एनर्जी भी सबसे ज्यादा थी, तो n अगर ज्यादा तो एनर्जी भी ज्यादा, मतलब इसमें एनर्जी ज्यादा है और इसमें एनर्जी कम है, इसलिए हमने इसमें से इसको माइनस किया, जिससे हमारा एटम कैसा है बच्चों, पॉजिटिव आया, ठीक है। आप नोट लगा लो बस यहाँ पे। अब एनर्जी हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, टोटल एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द nth ऑर्बिट, तो इस n2 ऑर्बिट में एनर्जी क्या होगी इलेक्ट्रॉन की, और n1 में क्या होगी, हमने क्या पढ़ा था बच्चों, 2π² mk² e⁴/h² इंटू z², और यहाँ क्या आ जाएगा 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2। देखो यहाँ पे En2 माइनस En1 है, लेकिन यहाँ पे n1 माइनस n2 क्योंकि नेगेटिव में होती है ना बच्चों, याद है ना, ये आपको एनर्जी इतनी होती है 2π² इंटू m इंटू k² e⁴/h²। बहुत बढ़िया, मुझे याद हो गया, आपको भी याद होना चाहिए बच्चों। तो दिस इज द एनर्जी ऑफ द एमिटेड फोटोन व्हेन इलेक्ट्रॉन मेक्स अ ट्रांजिशन फ्रॉम n to n1 इन हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लाइक आयंस। तो हाइड्रोजन है तो z को 1 रख दो, और फर्स्ट लाइन का मतलब है, अगर फर्स्ट लाइन की अगर मैं एनर्जी पूछ रहा हूँ, व्हाट इज द एनर्जी ऑफ फर्स्ट लाइन ऑफ वार्मर सीरीज, तो वार्मर सीरीज का ट्रांजिशन, फर्स्ट लाइन का ट्रांजिशन मतलब फर्स्ट लाइन ऑफ वार्मर सीरीज का मतलब क्या होगा, कहां से कहां की ट्रांजिशन की बात कर रहे हैं बच्चों, हम बात कर रहे हैं n इक्वल टू 3 से n इक्वल टू 2 की, क्योंकि वार्मर में हमें पता है कि फाइनली 2 में आना है, तो फर्स्ट लाइन का मतलब क्या हो गया 3 से 2, और लाइन में कहाँ आना है 1 में, तो फर्स्ट लाइन का मतलब क्या होगा 2 से 1। समझ रहे हो ना बात को। तो एनर्जी बच्चों ये r की टर्म्स में अभी अपन को लिखनी है, तो r क्या होता है अभी हम देखेंगे। r क्या है, r एक कांस्टेंट है जिसको हम रिक्वायर्ड कांस्टेंट कहते हैं बच्चों। तो r की जो वैल्यू होती है वो होती है 2π² बच्चों mk² e⁴/ch³, ये होती है r की वैल्यू बच्चों। अब यहाँ और यहाँ देखो, अगर मुझे एनर्जी ऑफ द एमिटेड फोटोन इन टर्म्स ऑफ r चाहिए, कभी कभी r के पर्टिकुलर r के टर्म्स में पूछता है, तो फिर बच्चों हमें r के टर्म्स में लिखना पड़ेगा ना। तो r के टर्म्स में बच्चों हम कैसे लिखेंगे, अब ये बताओ मुझे आप। हम क्या करेंगे, यहाँ देखो, यहाँ कहाँ, यहाँ देखो सब कुछ है, क्या नहीं है, एक CH की कमी है। अगर हम यहाँ पे CH का मल्टीप्लाई कर दें तो ये CH क्यों हो जाएगा, तो हमें यहाँ भी CH का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो बच्चों ये वाला टर्म क्या हो जाएगा, फिर ये वाला टर्म r हो जाएगा, तो क्या आएगा देखो HCr z² बच्चों 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर। दिस इज द एनर्जी ऑफ द एमिटेड फोटोन व्हेन इलेक्ट्रॉन मेक्स अ ट्रांजिशन इन टर्म्स ऑफ r, रिक्वायर्ड कांस्टेंट के टर्म में। बच्चों इसकी वैल्यू आप याद कर सकते हो या इसकी वैल्यू भी आप याद कर सकते हो, ये वैल्यू होती है -13.6 z²। आप ये कांस्टेंट है ना, तो आप इन सब की वैल्यू रख लेंगे बच्चों, तो एनर्जी ऑफ द एमिटेड फोटोन निकल जाएगी बच्चों। दिस इज द एनर्जी ऑफ द एमिटेड फोटोन इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, याद रखिए बच्चों। तो आपको अगर न्यूमेरिकल वैल्यू निकालनी है तो इससे निकालो, और अगर आपको r के टर्म्स में निकालनी है तो इससे निकालो, और अगर आपको इनके टर्म्स में वेरिएबल्स के टर्म्स में निकालिए तो इससे निकालो, सभी फॉर्मूला आपको। दिस इज द एनर्जी ऑफ द एमिटेड फोटोन। नाउ आई एम गोइंग टुवर्ड्स द फ्रीक्वेंसी ऑफ द एमिटेड फोटोन। ठीक है, चलो फ्रीक्वेंसी ऑफ द एमिटेड फोटोन देखते हैं, फिर से कैमरा देख लेते हैं। हाँ चल रहा है, चलो फ्रीक्वेंसी ऑफ द एमिटेड फोटोन, इसको रफ नहीं करेंगे ना क्योंकि यहीं से सब कुछ आएगा। देखो इसको कर देते हैं, कोई बात नहीं। चलो भाई, तो फ्रीक्वेंसी और एनर्जी ऑफ फोटोन और फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन, इनमें एक रिलेशन है। इसमें क्या रिलेशन है कि जो एनर्जी ऑफ फोटोन होता है ना, वो होता है h इंटू न्यू, जहाँ पे न्यू होती है फ्रीक्वेंसी ऑफ द फोटोन और e होती है एनर्जी ऑफ द फोटोन। तो हमने एनर्जी निकाल ली तो हम न्यू भी निकाल सकते हैं। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ द एमिटेड फोटोन क्या आ जाएगा, देखो बच्चों अपन को करना है क्या है, E/h आ जाएगा ना, और ये e है इसलिए मैंने इसको रफ नहीं किया था। तो यहाँ पे अपन h क्यूब हो जाएगा सिंपल सा, तो हो जाएगा 2π² mk² e⁴/h³ z² 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर। समझिए ना बात को, ठीक है, ये हो गया। तो दिस इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द एमिटेड फोटोन। बच्चों कभी कभी ना फ्रीक्वेंसी हमसे न्यूमेरिकल वैल्यू पूछ लेता है, तो इसकी वैल्यू मैं आपको बता दे रहा हूँ क्या होती है। इसकी वैल्यू होती है 3.27, या आपके लिए मैंने वैल्यू निकाल के रखी है, इंटू 15 z² 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर। दिस इज इन
सेकंड इनवर्स और इन हर्ट्ज। तो फ्रीक्वेंसी ऐसा यूनिट में अपन यहाँ निकाल रहे हैं, हमने एनर्जी ऑफ फोटोन ऐसा यूनिट में नहीं निकालते, वो जूल में आप कन्वर्ट कर सकते थे इलेक्ट्रॉन वोल्ट से, लेकिन हम इसको ऐसा यूनिट में निकाल रहे हैं। दिस इज नॉट द फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, वो अलग चीज है बच्चों, वो सर्कुलर मोशन करने की वजह से फ्रीक्वेंसी लिखी थी आपने। दिस द फ्रीक्वेंसी ऑफ द एमिटेड फोटोन, और एमिट कब हो गए सब कहानी हम बार बार कर रहे हैं बच्चों। उसको अगर फ्रीक्वेंसी को आर के टर्म्स में लिखना हो तो देखो सिर्फ सी नहीं है, बाकी सब कुछ है, तो हम क्या करेंगे इसमें सी का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ से भी सी का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जब ये सी सी कैंसिल आउट होंगे, चीज मैथमेटिकली चेंज नहीं होगा क्वेश्चन, तो ये आर बन जाएगा, लेकिन यहाँ पे सी आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा आर इंटू सी जेड स्क्वायर 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर, बस हो गया। दिस इज n1 नॉट h, समझ रहे बात को। चलो आगे बढ़ते हैं। दिस इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द एमिटेड फोटोन, आर के टर्म्स में भी हो गया, उसके टर्म्स में भी हो गया बच्चों। अब नेक्स्ट निकाला है वेव नंबर। वेव नंबर होता है नंबर ऑफ वेव प्रेजेंट इन यूनिट वेवलेंथ, मतलब 1/λ इज वेव नंबर, समझ रहे हो बात को, 1/λ इज वेव नंबर। तो फ्रीक्वेंसी लिखा रहने तो, क्योंकि फ्रीक्वेंसी से ही वेव नंबर आएगा, तो 1/λ जिसको म्यू आर बोलते हैं, दिस इज वेव नंबर। और वेव नंबर होता है बच्चों फ्रीक्वेंसी अपॉन सी। क्या होता है बच्चों? नहीं, हाँ बिल्कुल सही है, फ्रीक्वेंसी अपॉन सी। क्यों? क्योंकि देखो कोई भी फोटोन है, कोई भी वेव हो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हो, उसकी जो वेवलेंथ है और उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन उसकी स्पीड के बराबर होता है किसी भी वेव के लिए। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है तो उसकी स्पीड ऑफ लाइट के बराबर होती है वैक्यूम में। तो फिर हम क्या लिख देंगे, वेवलेंथ इनटू वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ द फोटोन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, दैट विल बी इक्वल टू सी। तो फिर देखो बच्चों फ्रीक्वेंसी इक्वल टू क्या आ जाएगा, फ्रीक्वेंसी इक्वल टू आ जाएगा सी अपॉन लैम्डा। तो देखो मैंने वही लिख दिया, या फिर 1/λ क्या आ जाएगा यहाँ से, आप ऐसा भी देख लो 1/λ क्या आ जाएगा बच्चों, 1/λ यहाँ से आ जाएगा म्यू अपॉन सी। तो मैंने वही लिखा 1/λ इक्वल टू म्यू अपॉन सी, वही लिखा कि नहीं लिखा बच्चों। और ये वेव नंबर है, समझिए बात को, बहुत बढ़िया। ये फोटोन की कहानी अलग चल रही है ना, फोटोन की फॉर्मूला अलग यूज कर रहे हैं अपन, और एमिटेड फोटोन का सब कुछ निकालने की कोशिश कर रहे हैं। अब देखो बच्चों इसमें क्या होगा, ये हो जाएगा 2π² mk² e⁻⁴ अब यहाँ पे सी आ जाएगा बस, और कुछ नहीं, और फ्रीक्वेंसी बाय सी, तो सी का मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ पे नीचे, है ना, 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर। बच्चों अब देखो ये अपना r कहलाता है, इसकी पूरी की वॉल्यूम वैल्यू r के बराबर होती है। तो 1/λ इक्वल टू वेव नंबर इक्वल टू कितना आ जाएगा बच्चों, r जेड स्क्वायर 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर। बच्चों ये अपना कहलाता है रिक्वायर्ड फॉर्मूला, क्योंकि अपन क्या करते हैं, सब कुछ जितनी भी स्पेक्ट्रल लाइंस हैं या कोई भी ट्रांजिशन में एमिटेड फोटोन की वेवलेंथ निकालनी है तो अपन इसी फॉर्मूले से निकालते हैं। ये फॉर्मूला बहुत काम का है बच्चों, और इस फॉर्मूले के बिना भी हम निकाल सकते हैं, कोई बड़ी चीज नहीं है। आप एनर्जी निकाल लो, एनर्जी और वेवलेंथ में रिलेशन होता है फोटोन की, वो भी मैं भी आपको बता दूंगा, उसका शॉर्टकट बता दूंगा, वहां से भी आप निकाल सकते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, आप कहीं से भी निकाल सकते हैं। बच्चों इस आर की वैल्यू जो होती है ना, वो होती है 1.097 × 10⁷ मीटर इनवर्स, ठीक है। इसकी वैल्यू आपको पता होनी चाहिए रिक्वायर्ड कांस्टेंट की। तो रिक्वायर्ड कांस्टेंट के टर्म्स में भी हर चीज निकालते आनी चाहिए। एक बार उन्होंने क्या किया था ना, मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन डबल कर दिया, तो रिक्वायर्ड कांस्टेंट वैल्यू भी डबल हो जाएगी। तो एक फॉर्मूला अपन को याद होना चाहिए, अपन करेंगे न्यूमेरिकल अभी थोड़ी देर में, बताऊंगा कैसा न्यूमेरिकल पूछा था। अच्छा यहाँ पे एक चीज और याद रखेंगे, 1/r, क्या याद रखेंगे, 1/r की वैल्यू दैट इज इक्वल टू अप्रोक्सीमेट इक्वल टू 91 नैनोमीटर। इसको याद रखेंगे, क्योंकि जब वेवलेंथ निकालेंगे, न्यूमेरिकल वैल्यू हमको जब निकालनी होगी ना बच्चों, तो देखो लैम्डा अगर निकालना होगा ना तो 1/r के टर्म्स में आएगा, क्योंकि पूरा 1 हो जाएगा ना, तो 1/r के टर्म्स में आएगा, तो अपन 1/r की वैल्यू डायरेक्ट यूज करेंगे, क्योंकि 1 ये लिखोगे तो आपको बहुत टाइम लग जाएगा उसको सॉल्व करने में, तो इसको याद रखेंगे, बहुत काम का है। ठीक है, इतना हो गया क्लियर। और मैंने आपको अभी एक और वैल्यू बताई थी, h इंटू सी इंटू आर कितना होता है, -13.6 इलेक्ट्रॉन, सॉरी माइनस क्यों लगा रहा हूँ, 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्लियर हो रहा है। तो अपन यहाँ से फ्रीक्वेंसी एनर्जी वेव नंबर निकाल लोगे बच्चों, वेवलेंथ निकालने के इसका उल्टा कर देंगे तो आ जाएगा वेवलेंथ, वेव नंबर का उल्टा कर देंगे तो वेवलेंथ आ जाएगी बच्चों। क्लियर हो रहा है। हाँ चलो आगे बढ़ते हैं। अब अपन क्या करने वाले, बहुत अच्छी चीज करने वाले, अपन क्या करने वाले, अभी मैंने जो सीरीज पढ़ी थी ना, उन सभी सीरीज के फर्स्ट और लास्ट मेंबर की वेव बच्चों, तो अब हम क्या करने वाले हैं, हम जो हमने अभी सीरीज पढ़ी थी ना उसकी फर्स्ट लाइन और लास्ट लाइन की अपन क्या निकालने वाले, वेवलेंथ। अब आप बोलोगे सर फर्स्ट और लास्ट की ही क्यों निकाल रहे हैं, तो फर्स्ट और लास्ट की इसलिए निकाल रहे हैं क्योंकि फर्स्ट और लास्ट से हमें उस सीरीज की मिनिमम वेवलेंथ मिल जाएगी, मैक्सिमम वेवलेंथ मिल जाएगी, जिससे हम ये डिसाइड कर पाएंगे कि वो सीरीज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के कौन से पार्ट में लाई कर रही है बच्चों। समझ में आई बात को। चलो तो लाइमन सीरीज का देखते हैं। तो लाइमन सीरीज की जो फर्स्ट लाइन होगी उसमें ट्रांजिशन कहां से कहां होगा बच्चों, n=2 से n=1 में होगा, और जो लास्ट लाइन होगी उसमें कहां से कहां ट्रांजिशन होगा बच्चों, इंफिनिटी से 1 में। दिस इज लास्ट लाइन, समझ ना मेरी बात को, एंड दिस इज फर्स्ट लाइन।
बच्चों अब आपसे अगर मैं ये सवाल पूछूं, बताओ किसकी वेवलेंथ ज्यादा होगी, मतलब कौन से ट्रांजिशन में जो फोटोन की वेवलेंथ होगी, जो फोटोन एमिट होगा है ना, उसमें कौन से ट्रांजिशन में उसकी वेवलेंथ ज्यादा होगी, या एनर्जी ज्यादा होगी, या फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी। तो बच्चों यहाँ पे आपको एक रिलेशन याद करना होगा फोटोन के लिए। फोटोन के लिए क्या होता है, ये फोटोन की जो एनर्जी होती है वो h नहीं होती है, अभी हमने देखा, मतलब फ्रीक्वेंसी के प्रोपोर्शनल होती है बच्चों, और एससी बाय लैम्डा होती है, मतलब इनवर्स प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। मतलब कहने का बच्चों मेरा इतना सा है कि अगर एनर्जी ज्यादा तो वेवलेंथ कम फोटोन की, और अगर वेवलेंथ एनर्जी कम तो वेवलेंथ ज्यादा। और बच्चों एनर्जी अपन तुरंत बता सकते हैं, बताओ एनर्जी इसकी ज्यादा होगी कि इसकी ज्यादा होगी। बच्चों एनर्जी किसके बराबर, जो एनर्जी ऑफ द एमिटेड फोटोन होगा वो किसके बराबर हो, एनर्जी डिफरेंस के बराबर ही तो होगा, अभी अभी हमने देखा था। तो एनर्जी डिफरेंस यहाँ इतना आएगा, यहाँ ज्यादा आएगा। आप देखो एरो की अगर हम इसको स्केल पे बनाए है ना, इस एनर्जी लेवल डायग्राम में, तो हमें पता है इसकी जो लेंथ है वो रिप्रेजेंट करेगी किसको, रिप्रेजेंट करेगी हमारी एनर्जी को। तो इसकी लेंथ ज्यादा आएगी, इसकी लेंथ कम आएगी बच्चों। तो यहाँ पे लास्ट लाइन से एनर्जी, लास्ट लाइन जो ट्रांजिशन होता है उसमें एनर्जी ऑफ द एमिटेड फोटोन सबसे ज्यादा होती है, और जो फर्स्ट लाइन ट्रांजिशन होता है किसी भी सीरीज का, उसमें जो एनर्जी ऑफ द फोटोन होती है वो बच्चों कम होती है। तो वेवलेंथ इसमें ज्यादा होगी क्योंकि एनर्जी कम है, तो वेवलेंथ। तो कहने का मतलब है कि हर एक सीरीज की जो मैक्सिमम वेवलेंथ मिलती है वो सीरीज की फर्स्ट लाइन ट्रांजिशन से मिलती है, और लास्ट लाइन ट्रांजिशन से क्या मिलती है बच्चों, उस सीरीज की मिनिमम वेवलेंथ। तो हम अब हर सीरीज की मिनिमम और मैक्सिमम वेवलेंथ निकाल सकते हैं। जो मैंने अभी कॉन्सेप्ट बताया वो हर एक सीरीज के लिए वैलिड है बच्चों, चाहे वो आपकी लाइमन हो बारमन हो। तो फर्स्ट लाइन से क्या मिलता है बच्चों, मैक्सिमम की मिनिमम वेवलेंथ, वेवलेंथ की बात कर रहा हूं, एनर्जी क्या मिलेगी मिनिमम, फ्रीक्वेंसी भी मिनिमम एमिटेड फोटोन की, लेकिन वेवलेंथ एमिटेड फोटोन की क्या होगी बच्चों, फर्स्ट लाइन ट्रांजिशन से ज्यादा होगी उस सीरीज में। मतलब लाइमन में सबसे ज्यादा वेवलेंथ कब मिलेगी, इस ट्रांजिशन में, और सबसे कम वेवलेंथ कब मिलेगी, इस ट्रांजिशन में। तो लैम्डा मैक्स, यहां से लैम्डा मिनिमम और यहां से लैम्डा मैक्स। तो लैम्डा मैक्स कितना आ जाएगा बेटा, फर्स्ट लाइन ट्रांजिशन की अगर वेवलेंथ निकाले अपन, या फर्स्ट मेंबर ऑफ द लाइमन सीरीज की वेवलेंथ निकाले तो कितनी आएगी, 1 अपॉन लैम्डा मैक्स इक्वल टू r इनटू 1 का स्क्वायर बच्चों, 1 अपॉन 1 का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2 का स्क्वायर, मतलब 4। समझ रहे बात को। तो लैम्डा मैक्स कितना आ जाएगा बच्चों, लैम्डा मैक्स आ जाएगा 4 अपॉन 3r। आप इसको सॉल्व कर लेना, कितना आ जाएगा 4 अपॉन 3r, और 1 अपॉन r की वैल्यू 91 नैनोमीटर, मतलब 191 नैनोमीटर ये आ जाएगा लैम्डा मैक्स। या फिर आप इसको भी याद करें, इसको याद करें, 1 अपॉन r मैंने आपको बताया वे भी 91 नैनोमीटर होता है। बात समझ में आ रही। और मिनिमम कब आ जाएगी, मिनिमम आ जाएगी लास्ट लाइन से। तो लास्ट लाइन में क्या हो जाएगा बच्चों, देखो निकाल के दिखा दे रहा हूं इसकी, फिर मैं सबकी याद करा दूंगा आपको। 1 अपॉन 1 का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन, कहां से आ रहा है इन्फिनिटी, तो इन्फिनिटी ये जीरो हो जाएगा। तो लैम्डा मिनिमम कितना आ जाएगा बच्चों, वो आ जाएगा 1 अपॉन r, मतलब 91 नैनोमीटर। मतलब इस सीरीज की जो मिनिमम वेवलेंथ होगी वो कितनी होगी, 91 नैनोमीटर, और मैक्सिमम वेवलेंथ 121 नैनोमीटर। और ये जो वेवलेंथ है एक हमारी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है उसके कौन से रीजन में जाएगी बच्चों, ये जाएगी उसके अल्ट्रावायलेट रीजन में। कौन से रीजन में, अल्ट्रावायलेट रीजन में। ठीक है, समझ गए बात को। चलो अब अपन जल्दी से सभी सीरीज के लिए याद कर लेते हैं ना, कि मिनिमम वेवलेंथ और मैक्सिमम वेवलेंथ कौन सी होती है, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के कौन से रीजन में वो लाई करती है बच्चों। जल्दी से देखते हैं, चलो 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 जल्दी। तो यहां लिखेंगे सीरीज, ठीक है, यहां क्या लिखेंगे, ट्रांजिशन, नहीं ट्रांजिशन नहीं, मैक्सिमम वेवलेंथ ऑफ दैट सीरीज, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ। यहां लिखेंगे बच्चों मिनिमम वेवलेंथ, और यहां लिखेंगे रीजन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के कौन से रीजन में लाई करता है बच्चों। ठीक है, समझ में आ रही बात को। चलो सीरीज कौन सी, लाइमन, जल्दी जल्दी लिख लेते हैं, लाइमन, बार्मर, पास्कल, ब्रैकेट, पीफुंड। समझ गए बच्चों। बताओ मिनिमम वेवलेंथ कब, मिनिमम वेवलेंथ या मैक्सिमम वेवलेंथ कब, फर्स्ट लाइन से, मैक्सिमम वेवलेंथ लास्ट लाइन से, लास्ट मेंबर से मिनिमम वेवलेंथ। रीजन अभी लिख लेंगे। तो मैक्सिमम वेवलेंथ कितनी आएगी बच्चों, अभी हमने देखा 4 अपॉन 3r, उसकी मिनिमम 1 अपॉन r। मिनिमम याद कर लो, 1 अपॉन r, 4 अपॉन r, 9 अपॉन r, 16 अपॉन r, 25 अपॉन r। याद करना कोई बड़ी चीज नहीं है, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, है ना। और अब देखो मिनिमम कैसे, मैक्सिमम कैसे याद करना है, ये 3r है तो नीचे ऑड नंबर्स लिख लो, 5r, 7r, 9r, 11r। समझ गए बच्चों। और ऊपर 4, तो यहाँ क्या आ जाएगा 36, यहाँ 144, यहाँ 400। आपको जैसे याद करना है करो, मुझे मतलब नहीं है, लेकिन आपको याद होना चाहिए। मैंने आपको ऑड नंबर तक बता दिया, बाकी ये नंबर्स आप याद कर लो। 2 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर, 20 का स्क्वायर, 30 का स्क्वायर। बच्चों ये कौन से रीजन में है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की जो वेवलेंथ रहेगी वो कौन से रीजन में लाई करेगी, वो करेगी हमारे
अल्ट्रावायलेट में एक इसमें करेगी बच्चों, ये विजिबल रीजन में, मतलब ये जो वेवलेंथ आएगी आप करके देख लें 350 और 750 नैनोमीटर के बीच में ही आएगी, मैक्सिमम मिनिमम की वैल्यू इसके बीच में ही आएगी। जब हम बोलेंगे बार्नर सीरीज कौन से रीजन में लाई करें, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के विजिबल रीजन में, और ये तीनों इंफ्रारेड रीजन में बच्चों। समझ में आ गई? चलो अब आगे बढ़ते हैं जल्दी से बच्चों। एक सवाल करवा देता हूँ उस पे, है ना, आपको ये बता दे रहा हूँ, आप सवाल दो तरीके से कर सकते हैं, कैसे कर सकते हो वो भी मैं आपको बता दे रहा हूँ, जल्दी से सवाल करा दे रहा हूँ, है ना, जिससे आपको चीजें समझ में आ गई हमने क्या पढ़ा। देखो भाई Li2+ में अगर एक इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन हो रहा है 4 से 2, 4 से 2 मतलब 3 से 1 ले लो, चलो ठीक है, 3 से 1 ट्रांजिशन हो रहा है, तो यहाँ पे जो फोटोन निकलेगा बच्चों, उस फोटोन की फ्रीक्वेंसी क्या होगी, वेवलेंथ क्या होगी, है ना, या एनर्जी क्या होगी, आपसे कुछ भी पूछ सकते हैं। आपसे अगर वेवलेंथ पूछी गई तो आप कैसे करोगे, तो वेवलेंथ के लिए सबसे पहले तो रिक्वायर्ड फॉर्मूला है 1/λ = R/Z²। यहाँ जेड मत भूल जाना क्योंकि हाइड्रोजन नहीं है, वो 1 हो जाता है, इसलिए अपन उसको लिखते नहीं हाइड्रोजन के लिए, लेकिन बाकी सब के लिए तो लिखना पड़ेगा। यहाँ पे Li2+ है, 1/1 - 1/3 का स्क्वायर, यही आएगा। तो 1/λ = R/Z, जेड कितना 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर क्यों बताओ जल्दी से, क्यों लिखा मैंने, क्योंकि Li2+ है तो जेड कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक है। Li के लिए जेड कितना होता है 3 होता है ना एटॉमिक नंबर। चलो 1/1 - 1/9 बच्चों, मैं पूरा सॉल्व कर देता हूँ। 1/λ/9 कैलकुलेशन देख लेना आप लोग, है ना, ऊपर नीचे हो सकते हैं। 9 - 8, 9 ने 9 को उड़ा दिया, 1/λ = 8R और λ = 1/8 × 1/R, ऐसे लिख सकता हूँ ना, यानी 90/8 या 91/8 नैनोमीटर। बच्चों समझ में आई बात को। और 91/8 कितना आ जाएगा, 16 12 8 है 96, 11 से ज्यादा आएगा, 12 से कम आएगा, मान लो 11.5 नैनोमीटर। तो ये आगे वेवलेंथ ऑफ द एमिटेड फोटोन। समझ में आई बात को। इसको अपन दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। दूसरा तरीका क्या है, हमें इसके लिए फोटोन की कहानी पे जाना पड़ेगा, तो एनर्जी ऑफ फोटोन जानना पड़ेगा। तो एनर्जी ऑफ फोटोन होती है 1240/λ इन नैनोमीटर, और एनर्जी ऑफ फोटोन है इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एक फोटोन के लिए बच्चों आपको याद रखना है, फोटोन के लिए कैमरा देख लो चल रहा है कि नहीं, हाँ चल रहा है, बिल्कुल सही। तो ये किसकी एनर्जी है, फोटोन की एनर्जी है। तो ये आपको रिलेशन याद रखना है। कैसे निकाला, Sc/λ निकाला, वहां पे मैंने सबकी वैल्यू सुटेबल यूनिट में रखी और उसके बाद मैंने यहाँ पे आपको एक रिलेशन दे दिया कि एनर्जी ऑफ द फोटोन इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है 1240, किसी बुक में 1237 भी लिखा होता है, उससे आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो दूसरा तरीका ये भी कि आप क्या करो, सबसे पहले आप एनर्जी ऑफ द एमिटेड फोटोन निकाल लो, और एनर्जी ऑफ द एमिटेड फोटोन अगर आपको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में पता चल गई तो आप वहां से क्या निकाल सकते हो, आप वहां से निकाल सकते हो उसकी वेवलेंथ इन नैनोमीटर। तो ऐसे भी आप कर सकते हो, दोनों तरीके आपके पास, आपको जो अच्छा लगे करो। आप एनर्जी पहले लिखनी पड़ेगी, लेकिन इसमें एनर्जी होगी 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कैसे लिखोगे एनर्जी बच्चों, आपको ये पता होना चाहिए। एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द nth ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लाइक आयंस, हमने फॉर्मूला पढ़ा था -13.6 Z²/n²। n = 3 में निकालो तो Z भी 3 n भी 3, इसलिए -13.6 आ जाएगा, और इसमें आएगा -122.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बच्चों इन दोनों का डिफरेंस ले लेते हैं जल्दी से, तो एनर्जी ऑफ द फोटोन पता चल जाएगी। तो कैलकुलेटर से कर लेते हैं भाई, कहाँ गए भाई कैलकुलेटर, हाँ, तो 122.4 - 13.6 108.8 आएगा, हाँ। तो एनर्जी लैम्डा कितना आ जाएगा एमिटेड फोटोन का, ये आ जाएगा 1240 अपॉन एनर्जी इन ऑफ फोटोन इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मतलब यहाँ पे एनर्जी यहाँ चला जाएगा, ठीक है। तो अपन 108.8, अब इससे सॉल्व करो तो भाई तो लैम्डा आ जाएगा नैनोमीटर में, तो 1240 डिवाइडेड बाय 108.8, समझ रहे बात को, ये आया 11.39 नैनोमीटर। देखो बच्चों आया सेम कि नहीं। जब इसको अब 91/8 को सॉल्व करोगे ना, तो मैंने अप्रोक्सीमेट वैल्यू लिखी थी ना, ये आएगा 11.38, बिल्कुल सेम टू सेम आंसर आ रहा है। आपको जैसे करना करो, आप h के टर्म्स में भी निकाल सकते हो, आप न्यूमेरिकल वैल्यू भी निकाल सकते हो, आपको जो अच्छा लगे निकालो। मिनिमम मैक्सिमम वेवलेंथ याद रखो, है ना, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के लिए आप हर एक सीरीज की मिनिमम मैक्सिमम वेवलेंथ याद रखो, उससे सवाल आएगा। चलो भाई आगे बढ़ते हैं, जल्दी से समझो। अब मैंने आपको ये बताया था कि एटम्स का बाकी चैप्टर्स में कैसे हम यूज कर सकते हैं या कैसे यूज होता है, समझो। अब यहाँ पे अपन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, मैग्नेटिज्म या फिर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को कैसे लाएंगे। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना। देखो क्या होगा कि भैया हमने एक ट्रांजिशन करा लिया, हमने N2 से N1 ट्रांजिशन करा लिया, बहुत बढ़िया हमने करा लिया। याद रखिए नीचे से ऊपर जाएगा तो इलेक्ट्रॉन एनर्जी को एब्जॉर्ब करे, उतनी एनर्जी को एब्जॉर्ब करे जितनी एमिट करता है, मतलब एनर्जी डिफरेंस के बराबर। बस उस समय पे अपन को इसमें इसको माइनस करना होगा, अब इसमें इसको माइनस करना, और कुछ नहीं होता है। या फिर आप तो मॉड ले लो, बस डिफरेंस लेके मॉड ले लो, पॉजिटिव लिखना है। अच्छा चलो वो, अब मेरी बात सुनो, यहाँ से क्या निकलता है भैया, फोटोन या रेडिएशन। अब हम इस फोटोन के साथ क्या कर सकते हैं, अब मेरी बात को सुनना, फोटो सेंसिटिव मटेरियल पे गिरा सकते हैं। फोटो सेंसिटिव मटेरियल पे अगर गिराओगे
और अगर इस फोटोन की एनर्जी इसके वर्क फंक्शन से ज्यादा है, अगर इस फोटोन की एनर्जी इसके वर्क फंक्शन से ज्यादा है बच्चों, तो क्या होगा बताओ क्या होगा? वर्क फंक्शन से ज्यादा है तो यहाँ से क्या निकलेगा भैया? यहाँ से निकलेगा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा ना, तो यहाँ से निकलेगा इलेक्ट्रॉन। क्या निकलेगा? इलेक्ट्रॉन। और उसकी एनर्जी निकाल सकते हैं ना, के मैक्स, आपको आता होगा। बहुत सारे अलग अलग एनर्जी से हमारे इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, लेकिन अपन यहाँ पे जो इक्वेशन यूज करते हैं उसमें अपन वो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी लेते हैं जिसकी मैक्सिमम होती है। आप इतना जानते होंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में। तो हमने फोटोन यहाँ गिराया, फोटोन इंटरेक्ट किया हमारे इलेक्ट्रॉन के साथ, और अगर ये वर्क फंक्शन से ज्यादा एनर्जी है इसकी फोटोन की, तो क्या हो जाएगा? यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलेगा। अब ये इलेक्ट्रॉन अभी एक चार्ज पार्टिकल है जिसकी कुछ काइनेटिक एनर्जी है। ये काइनेटिक एनर्जी हम कैलकुलेट कर सकते हैं, कैसे बताओ? मान के चलो ये 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का फोटोन निकला, और वर्क फंक्शन कितना है बच्चों? 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो 10 में से 6 इसने ले लिया, तो के मैक्स कितना आएगा? 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। लेकिन याद रखना के मैक्स यहाँ से इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगा, लेकिन जब आप फॉर्मूले पुट करोगे तो आपको जूल में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। अब हम क्या कर सकते हैं? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट यहाँ पे हो गया यूज कि नहीं हो गया बच्चों? अब यहाँ से मन से रिटार्डिंग पोटेंशियल भी पूछ सकता है ना। रिटार्डिंग पोटेंशियल कितना होगा, तो अपन कैसे निकालेंगे? स्टॉपिंग पोटेंशियल कितना होगा? तो स्टॉपिंग पोटेंशियल आपको पता है, अगर के मैक्स 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है तो जो स्टॉपिंग पोटेंशियल वो -4 वोल्ट होगा। मतलब अपन को यहाँ पे नेगेटिव -4 वोल्ट अप्लाई करना पड़े, जिससे इलेक्ट्रॉन उतनी काइनेटिक एनर्जी आ रहा होगा तो वो रुक जाएगा। इतना आप जानते हैं ना। ऐसा क्यों होता है इलेक्ट्रॉन के लिए? के मैक्स इलेक्ट्रॉन उसके बराबर क्यों हो जाता है अभी थोड़ी देर बाद मैं बता रहा हूं, बस इतना रखो। इफ द के मैक्स ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज x इलेक्ट्रॉन वोल्ट, देन द एक्सीलरेटिंग पोटेंशियल, सॉरी एक्सीलरेटिंग नहीं, देन द रिटार्डिंग पोटेंशियल और स्टॉपिंग पोटेंशियल विल बी x वोल्ट। ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का कांसेप्ट मैं यहां बता रहा हूं। ऐसा क्यों होगा थोड़ी देर में बताऊंगा। आयोनाइजेशन एनर्जी और जब एक्साइटेशन एनर्जी पढ़ेंगे, बिल्कुल टेंशन नहीं लेने का। अब देखो बच्चों, इस इलेक्ट्रॉन को हम कहां भेज सकते हैं? मैग्नेटिक फील्ड में भेज सकते हैं, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में भेज सकते हैं, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में भेज सकते हैं। बेटा ये तो चार्ज पार्टिकल है ना, कुछ काइनेटिक एनर्जी है इसके पास। काइनेटिक एनर्जी मतलब ये मोशन में स्पीड, मतलब इसके पास वेलोसिटी है कुछ। अब अगर हम परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड में भेज दें, कैसे भेज दें बच्चों? परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड में इस इलेक्ट्रॉन को भेज दें, तो परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड में भेजने पर कैसा मोशन होगा इसका? सर्कुलर। तो हम वहां पे रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ पूछ सकते हैं, जिसमें ये जिस सर्कुलर पाथ में घूमने लग जाएगा इलेक्ट्रॉन, उसकी हमसे रेडियस पूछा जा सकता है। तो कैसे निकालोगे? रेडियस क्या होता है? mv/qb। बेटा मैं रिलेट कर रहा हूं, √2mk/qb। काइनेटिक एनर्जी दी है तो ये वाला फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, लेकिन याद रखिए इस फॉर्मूले में आपको के को जूल में रखना पड़ेगा, क्योंकि आप सब यहाँ पे ऐसा यूनिट में रखेंगे तो आर आपको मीटर में मिलेगा, ऐसा यूनिट में मिलेगा। समझ लो बात को? ऐसा कर सकते हैं। या इलेक्ट्रॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में भेज सकते हैं। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर हमने उसी की डायरेक्शन में भेज दिया तो हमें पता है कि हमारी काइनेटिक एनर्जी क्या होने लग जाएगी? पहले कम होने लग जाएगी। क्यों? क्योंकि अब ये सब बेटा आपको फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल पढ़ना पड़ेगा, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। लेकिन मैं आपको बस ये बता रहा हूँ कि इस इलेक्ट्रॉन को, जो इलेक्ट्रॉन है ये चार्ज पार्टिकल है ना, अब मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन इलेक्ट्रिक फील्ड, इन मैग्नेटिक फील्ड और इन कंबाइंड बोथ में भी हमने पढ़ा हुआ है बेटा, ये हम पहले कर चुके हैं, तो रिलेट किया जा सकता है। मैंने आपको क्या बताया था? मैं ये बताऊंगा कि कैसे हम इस चैप्टर को बाकी चैप्टर से रिलेट कर सकते हैं, और मैंने आपको ये बता दिया कैसे रिलेट कर सकते हैं, ये भी बता दिया मैंने। ठीक है, समझ में आ रही बात को? तो हम जो इलेक्ट्रॉन निकला है चार्ज पार्टिकल, इसको हम यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में भेज सकते हैं। परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड में भेजेंगे तो सर्कुलर मोशन होगा। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में भी आप परपेंडिकुलर भेजोगे तो आपको पता है पैराबोलिक पाथ होगा, और अगर पैरेलल एंटी पैरेलल भेजोगे तो स्ट्रेट लाइन पाथ होगा। स्पीड बढ़ भी सकती है, कम हो सकती है, वो डिपेंड करता है कि डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है और डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है। आप इतना चीजें ये सब जानते हैं। चलो इतना समझ में आ गया, तो ये रिलेट करना भी मैंने आपको सिखा दिया। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट चीज अपन को देखना है बच्चों, आयोनाइजेशन एनर्जी। तो भाई बच्चों आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होता है कि अगर इलेक्ट्रॉन को हमें उसकी ग्राउंड स्टेट से, किसी एटम की ग्राउंड स्टेट से उसका आउटर मोस्ट ऑर्बिट में ले जाने के लिए जो एनर्जी देनी होती है इलेक्ट्रॉन को बच्चों, वो कहलाती है उसके लिए आयोनाइजेशन एनर्जी। आउटर मोस्ट स्टेट मतलब कहां लेके जाना है बच्चों? n=∞। तो इसमें एनर्जी कितनी होती है? n=∞ में तो फिक्स 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है, और n=1 में क्या होगी? ये डिपेंड करता है एटम कौन सा है। अगर हाइड्रोजन की बात करें, हम किसकी बात करें बच्चों? हम हाइड्रोजन की, तो हमें पता है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी होती है। अगर हम Li2+ की बात करें तो हमें पता है -122.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। तो जो आयोनाइजेशन एनर्जी आई वो कितनी आई बच्चों? मैं बताऊं आपको कितनी आई? वो मॉड ऑफ एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ या ग्राउंड स्टेट ऑफ, या है ना, इन द फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ दैट एटम। समझिएगा बात को? इसका मॉड
मॉड मतलब पॉजिटिव, क्योंकि हमें कितनी एनर्जी देनी होगी, हाइड्रोजन के केस में कितनी एनर्जी देनी होगी -13.6 और यहाँ 0, तो डिफरेंस कितने का आ जाएगा 13.6 का। हम पॉजिटिव क्यों, क्योंकि हमें इतनी एनर्जी उसको देनी होगी बच्चों, इतनी एनर्जी दे देंगे तो वो आउटर मोस्ट में चला जाएगा। आउटर मोस्ट मतलब वो उस एटम से बाहर चला जाएगा और एटम क्या बन जाएगा हमारा, आयन बन जाएगा। इसलिए हम किसको कौन सी एनर्जी कहते हैं बच्चों, आयोनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। मतलब वो अब बाउंड नहीं रहेगा न्यूक्लियस से, उसकी एनर्जी 0 हो जाएगी जब आप उसको +13.6 दे दोगे। यहाँ कितनी है -13.6 +13.6, 0 हो जाएगी। 0 मतलब वो कहा, न्यूक्लियस से बाउंड नहीं रहा। न्यूक्लियस से कब तक बाउंड रहेगा, जब तक कि उसकी एनर्जी कैसी रहेगी, नेगेटिव। 0 हो गई तो आउटर मोस्ट पे पहुंच गया, पॉजिटिव हो गया तो फिर उसको काइनेटिक एनर्जी वहां मिल जाएगी। ठीक है, तो मिनिमम आयोनाइजेशन होती है, मिनिमम कितनी एनर्जी देनी है, मिनिमम मतलब आपको जस्ट यहाँ तक भेजना है। यहाँ तक भेजने के लिए आप बस ग्राउंड स्टेट मतलब ग्राउंड और मतलब फर्स्ट ऑर्बिट में जो एनर्जी है और जो लास्ट ऑर्बिट में एनर्जी, उनका डिफरेंस ले लेंगे। लास्ट ऑर्बिट में हमेशा 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट रहेगी, तो फर्स्ट ऑर्बिट में जो आएगी एनर्जी वही हमारी उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी कहलाएगी बच्चों। अब आयोनाइजेशन पोटेंशियल, तो आयोनाइजेशन पोटेंशियल क्या होता है कि हम इस इलेक्ट्रॉन को कितना एक्सीलरेटिंग पोटेंशियल दे दें जिससे यहाँ चला जाए, या भी एनर्जी आयोनाइजेशन पोटेंशियल कितनी पोटेंशियल इसको दे दें, कितना एक्सीलरेटिंग पोटेंशियल दे दें बच्चों। तो याद रखना, अगर आयोनाइजिंग एनर्जी, अभी मैंने ये चीज पहले भी बताई थी, x इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो आयोनाइजेशन पोटेंशियल x वोल्ट होगा। अब बच्चों बोलोगे ऐसा क्यों, मैं आपको बताता हूं। देखो एक रिलेशन होता है, अगर हम किसी इलेक्ट्रॉन को एक्सीलरेट करते हैं v वोल्ट से, इलेक्ट्रॉन क्या, किसी चार्ज पार्टिकल अगर हम एक्सीलरेट करते हैं v वोल्ट से, तो उसको जो काइनेटिक एनर्जी मिलती है वो कितनी मिलती है, तो उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है, उसकी जो एनर्जी गेन होती है, अब काइनेटिक एनर्जी भी हो सकती है कोई भी एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो होती है q इंटू वी। यहाँ पे v क्या है, एक्सीलरेटिंग पोटेंशियल। इलेक्ट्रॉन की बात करें तो चार्ज कितना हो जाएगा बच्चों, e। अब देखो एनर्जी कितनी, आयोनाइजेशन एनर्जी कितनी है, x इलेक्ट्रॉन वोल्ट, हम लिखेंगे x। इलेक्ट्रॉन वोल्ट जूल में कन्वर्ट करेंगे क्योंकि हम यहाँ पे इसको हमें जूल मतलब ऐसा यूनिट में चाहिए, वोल्ट में चाहिए, इसलिए हम इसको किस में रखेंगे, एनर्जी को भी ऐसा यूनिट में रखेंगे क्योंकि ऐसा यूनिट में चाहिए। तो E का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 1.6 × 10⁻⁻19 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, किससे किस में जाने के लिए, इलेक्ट्रॉन वोल्ट से जूल में जाने के लिए बच्चों, समझ गए। तो E इंटू वी, तो देखो E कट जाता है तो V कितना आ जाएगा बच्चों, x वोल्ट आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, इसलिए हम ऐसा बोलते हैं। दिस इज ओनली ट्रू फॉर इलेक्ट्रॉन, अल्फा पार्टिकल के लिए नहीं होगा, अल्फा के लिए 2e चार्ज होता है, तो उसके लिए एक्सीलरेटिंग, अगर उसकी काइनेटिक एनर्जी x इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो उसके लिए ऐसा नहीं होगा कि उसका एक्सीलरेटिंग पोटेंशियल x वोल्ट हो जाएगा, नहीं, उसके लिए फिर अलग चीज होगी, मतलब उसको डिवाइड बाय 2 करना पड़ेगा। आप समझ गए ना कैसे आए, तो आपको इसको याद रखना है। नेक्स्ट अपना एक्साइटेशन एनर्जी, तो एक्साइटेशन एनर्जी आयोनाइजेशन ऑफ एनर्जी नहीं, आयोनाइजेशन एनर्जी था वो, समझ गए आप, है ना। चलो एक्साइटेशन एनर्जी, तो एक्साइटेशन एनर्जी का मतलब ये होता है कि हमें एक इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट में, तो ग्राउंड स्टेट से उसे अगर किसी एक्साइटेड स्टेट में लेके जाना है तो जो हमें एनर्जी देनी होती है, यहाँ पे अपन को इंफिनिटी पे लेके नहीं जाना है बच्चों, इससे किसी ऊपर वाली स्टेट में लेके जाना है, मतलब एक्साइटेड स्टेट में लेके जाना है। अब हम कहाँ लेके जा सकते हैं, 2 में भी लेके जा सकते हैं, 3 में भी लेके जा सकते हैं, और कहाँ लेके जा सकते हैं 4, बस इंफिनिटी लेके नहीं जाना है, बाकी आप कहीं भी लेके जाओ तो हमारी जो एनर्जी हमें देनी होगी इलेक्ट्रॉन को, वो एनर्जी हमारी कहलाएगी बच्चों, कौन सी एनर्जी, एक्साइटेशन एनर्जी कहलाएगी बच्चों। अब एक्साइटेशन एनर्जी देखो, यहां से अगर मुझे 1 से 2 ले जाने के लिए जो एनर्जी देनी होगी, है ना, ये फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट कहलाती है ना, तो ये एनर्जी कौन सी कहलाएगी, फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी। 1 से 3 में ले जाने के लिए, 1 से 4 में ले जाने के लिए, अच्छा कोई ये पूछे कि बताओ 2 से 3 ले जाने के लिए जो एनर्जी देनी होती है उसका नाम क्या है, तो ना ही उसका आयोनाइजेशन एनर्जी नाम है, ना ही उसका एक्साइटेशन एनर्जी नाम है, उसका बस एनर्जी देनी होगी, कंफर्म है, लेकिन उसका कोई नामकरण नहीं करेंगे। नाम आयोनाइजेशन एनर्जी हो चाहे एक्साइटेशन एनर्जी हो, हमेशा इलेक्ट्रॉन को हम कहां से लेके जाते हैं बच्चों, ग्राउंड स्टेट से लेके जाते हैं। ग्राउंड स्टेट से अगर इंफिनिटी लेके जाने के लिए जो एनर्जी देनी होती है वो उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी, मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी देनी वो उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी कहलाती है, और अगर मुझे ग्राउंड स्टेट से कोई ऊपर वाली स्टेट में ले जाने के लिए एनर्जी देनी होती है वो उसकी एक्साइटेशन एनर्जी कहलाती है। यहाँ पे एक्साइटेशन एनर्जी बहुत टाइप की हो सकती है, फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी, सेकंड एक्साइटेशन एनर्जी, थर्ड एक्साइटेशन एनर्जी। तो फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी का मतलब क्या है, कहां से कहां लेके जाना है, 1 से 2। सेकंड एक्साइटेशन एनर्जी मतलब कहां से कहां लेके जाना है, 1 से 3। थर्ड एक्साइटेशन मतलब 1 से 4। तो अगर कोई पूछे व्हाट इज द फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम, तो आप क्या करेंगे, आप इन दोनों का डिफरेंस निकाल लेंगे। हाइड्रोजन के तो हमें याद ही है ना एनर्जीज, तो डिफरेंस कितना आएगा, 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो व्हाट इज द फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम, आंसर इज 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। व्हाट इज द सेकंड एक्साइटेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम, तो कहां से कहां लेके जाना है, 13.6 से कहां लेके जाएंगे भाई, यहाँ पे कितनी होती है 5.1, तो कितना 12.09 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, डिफरेंस इतना ही आएगा। तो दिस इज सेकंड एक्साइटेशन एनर्जी। बात समझ में आ गई कि नहीं, आप निकाल लोगे ना। अगर मैं Li2+ के लिए फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी पूछूं या सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी पूछूं,
सॉरी फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी मतलब ऐसा नहीं पूछ सकता। आयोनाइजेशन एनर्जी तो मतलब यही होता है कि अपन को इन्फिनिटी पे लेके जाना है। सॉरी, अगर मैं फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी पूछूं, सेकंड एक्साइटेशन एनर्जी पूछूं Li2+ के लिए, तो आप निकाल सकते हैं। हाँ बिल्कुल निकाल सकते हैं। आप एनर्जी लिखो और उनका डिफरेंस लेते जाओ, और बस आपको ये पता होना चाहिए कि फर्स्ट एक्साइटेशन का मतलब ये है कि n=1 से n=2 में लेके जाना है बच्चों। ठीक है, चलो आप एक और सवाल देखते हैं फिर और आगे बढ़ते हैं। चलो सवाल क्या है देखो, अब क्या है, अच्छा पहले सवाल के पहले एक चीज पढ़ लेते हैं, नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस। इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, इसको पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट से समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए चलो हमारा इलेक्ट्रॉन है n=5 में, 5 बहुत हो गया, 4 ले लो, और जब ये n=1 में आएगा तो यहाँ पे कितनी स्पेक्ट्रल लाइन हमको मिलेंगी। अगर आपसे कोई ये पूछ ले तो आप कैसे पता लगाएंगे कि कितनी स्पेक्ट्रल लाइन मिलेंगी। तो बच्चों हम क्या करेंगे, बीच में क्या है n=3 है, फिर क्या है बीच में n=2 है, तो कितनी स्पेक्ट्रल लाइन मिल सकती है। एक कौन सी स्टेट कहलाई उसकी, थर्ड एक्साइटेड स्टेट। थर्ड एक्साइटेड स्टेट मतलब कहाँ है वो, n=4 में बच्चों, हम जानते हैं ना। तो देखो भाई, एक स्पेक्ट्रल लाइन ऐसे ट्रांजिशन में मिल सकती है, कैसे में मिल सकती है, कैसे में मिल सकती है, पहले इसमें से इसमें आ फिर इसमें से इसमें आ जाए, ऐसे में मिल सकती है, ऐसे में भी मिल सकती है, ऐसे में भी मिल सकती है। कितनी लाइन मिल रही है यहाँ पे स्पेक्ट्रल, 6 से ज्यादा नहीं मिलेंगे, आप कैलकुलेट कर लो। 6 से ज्यादा नहीं मिलेंगे, आप कोई भी कॉम्बिनेशन बना लो, इससे ज्यादा नहीं मिलेंगी। समझ में आ रही बात को। अगर हाँ चलो n=2 तक ही आ रहा होता तो कितनी मिलती, n=2 तक ही आता हूं तो कितनी मिलती, 1, ये तो हो चुकी है, 1 2 और 3 ही मिलती फिर अपन को। तो फॉर्मूला क्या है, तो फॉर्मूला अपन को याद करना, और मैंने आपको समझा भी दिया कि आप ऐसे निकाल सकते हैं। तो फॉर्मूला, इस पे भी सवाल आया है कई बार, है ना। तो n2 से जब n1 में आएगा, n2 यहाँ पे बड़ा है, तो n2 माइनस n1, n2 प्लस n1 माइनस 1, ठीक है, अपॉन 2, ये है। अब क्या होता है, कई बार ऐसा होता है कि वो किसी एक्साइटेड स्टेट में है ना, मतलब चलो थर्ड एक्साइटेड स्टेट में, तो n=4 में, और वो फिर मैं बोलता है कितनी स्पेक्ट्रल लाइन मिलेगी। तो अपन को वहां पे मानना है कि n1 कितना है, 1 है, मतलब अपन को फाइनली कहां तक लाना है उसको, ग्राउंड स्टेट तक, ऐसे करना है ना। तो अगर n1=1 है और n2=n है, कोई एक्साइटेड स्टेट में है और फिर वो ग्राउंड स्टेट में आ रहा है, तो कितनी स्पेक्ट्रल लाइन मिलेगी। तो आप यहाँ पुट करो। तो आपने बुक में वाला फॉर्मूला देखा होगा, n-1, और यहाँ पे 1 रखो तो +1 -1 कैंसिल आउट हो जाएंगे, n2 और n2n/2। तो आपने वाला फॉर्मूला देखा हो, ये फॉर्मूला जब वैलिड है जब वो फाइनली कहाँ आ रहा हो, n2 मतलब यहाँ पे हमारा n1 कहाँ हो, 1 हो, ग्राउंड स्टेट में आ रहा हो। कभी कभी अगर 4 से 3 में आ रहा है तो कितनी स्पेक्ट्रल मिलेंगी, या 6 से 5 तक आ रहा है तो कितनी, 6 से 5 में तो एक ही स्पेक्ट्रल लाइन मिलेगी, 6 से 2 तक आ रहा है तो कितनी स्पेक्ट्रल लाइन मिलेगी, तो फिर ऊपर वाला फॉर्मूला यूज करना है। और अगर 6 में है तो कितनी स्पेक्ट्रल लाइन पूछेंगी, इतना सब फिर सिर्फ पूछा जाए तो हमें समझना है कि फाइनली 1 तक लाना है उसको, ठीक है। तो फिर ये वाला फॉर्मूला यूज करना है, बात समझ में आ गई। अब यहाँ पे पुट करो n=4, तो अगर अपन खुद देखेंगे कितना आएगा, तो 4 × 3 कितना हो जाएगा, 12/2, 6 आएगा, और 6 लाइन आई भी थी, मैंने आपको निकाल के दिखाया था। अब इसमें कैसे सवाल आ सकता है वो भी देख लेते हैं, कॉन्सेप्ट सवाल दोनों देखते जाते हैं। अब देखो भाई, एक बार सवाल आया कि यहाँ पे भाई इलेक्ट्रॉन है n=1 में, ठीक है, ये हाइड्रोजन एटम है, हाइड्रोजन एटम में n=1 में एक इलेक्ट्रॉन है, मतलब ग्राउंड स्टेट में है। अब हमने इसको एनर्जी दी एक फोटोन के थ्रू, और जो फोटोन मैंने इसको दिया, या जो फोटोन इसने एब्जॉर्ब किया, उस फोटोन की जो वेवलेंथ थी वो थी 97 नैनोमीटर। अब समझना, अब ये फोटोन एमिट नहीं कर रहा है, इतना फोटोन को ये एब्जॉर्ब कर रहा है, मतलब इतनी एनर्जी ये ले रहा है बच्चों। अब इतनी एनर्जी लेके क्या होगा, ये हायर ऑर्बिट में चला जाएगा, किसी एक्साइटेड स्टेट में चला जाएगा। तो बताओ कितनी स्पेक्ट्रल लाइन मिलेंगी जब वो उस हायर ऑर्बिट से अपनी फाइनली ग्राउंड स्टेट में आएगा, तो कितनी स्पेक्ट्रल लाइन मिलेगी। मैंने यहाँ ग्राउंड स्टेट बोल दिया, मतलब मैंने n2 को 1 ले लिया, n1 को 1 ले लिया है, तो फिर आप समझ गए आपका फॉर्मूला किसमें चेंज हो जाएगा, है ना, n×n-1/2। लेकिन मुझे ये पता लगाना होगा ना कितनी इतनी एनर्जी एब्जॉर्ब करके कहाँ तक चला जाएगा बच्चों, कहाँ तक जाएगा, है ना। मुझे एक बार कैमरा देख लेंगे तो फिर से भाई, हाँ ठीक है चल रहा है। तो कहाँ तक चला, तो आप कैसे करोगे, देखो पहले क्या होती है, हाइड्रोजन एटम में इसमें एनर्जी कितनी होती है, इतनी होती है बच्चों। हमने कितनी एनर्जी दी, पहले देखो, हमने फोटोन दिया, मतलब फोटोन से इसको एनर्जी मिली। हम यहाँ पे इसको एक्सलेट भी कर सकते थे कुछ पोटेंशियल, समझ लो हमने इसको x वोल्ट से एक्सलेट किया होता तो उसको एनर्जी कितनी मिलती, x इलेक्ट्रॉन वोल्ट मिलती है। बातों को ध्यान से सुनेंगे, अगर x वोल्ट से एक्सलेट करते तो x इलेक्ट्रॉन वोल्ट मिलती है। या फिर हम ऐसा भी कर सकते हैं, दूसरा इलेक्ट्रॉन भेजते और इससे इलास्टिक कोलिजन कराते और उस इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी होती 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो उसको कितनी एनर्जी मिल जाती, 10, क्योंकि इलास्टिक कोलिजन होता, मास सेम होगा, ये भी इलेक्ट्रॉन वो भी इलेक्ट्रॉन, तो अपनी एनर्जी ट्रांसफर कर देता। लेकिन मैंने यहाँ पे जो एनर्जी दी इसमें फोटोन को एब्जॉर्ब करके एनर्जी ली, तो कितनी एनर्जी ली, तो सबसे पहले हम ये निकालेंगे एनर्जी ऑफ फोटोन, मतलब हम जो फोटोन दे रहे हैं उसकी एनर्जी क्या, मतलब कितनी एनर्जी अपन दे रहे हैं। तो बच्चों इसके लिए तो हमें ये यूज करना पड़ेगा,
और एनर्जी ऑफ फोटोन किस में आई, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो इसको सब आप करोगे तो मेरे हिसाब से 12.75, तो मुझे कैलकुलेट कर ही लेने दो, 1240 डिवाइडेड बाय 97, हाँ ठीक है, अप्रोक्सीमेट उतना ही आएगा, है ना, 12.78 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इतनी आई। अब अपन को करना क्या, अपन क्या करेंगे, कहाँ पहुंचे पता लगाने के लिए जो जितनी एनर्जी है और जितनी हमने दे दी उसको इसमें जोड़ देंगे हम, क्योंकि हमने इतनी एनर्जी दे दी हम जोड़ देंगे, तो 12.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसमें जोड़ देंगे। बच्चों जब आप इसको जोड़ोगे तो क्या आएगा, ये भी कैलकुलेट कर देते हैं, ये आएगा 0.85, मतलब आएगा, मतलब अप्रोक्सीमेट इतना आएगा, है ना, 0.85 माइनस में आएगा, मतलब अभी ये इलेक्ट्रॉन एटम को छोड़ के नहीं गया, अभी किसी हायर स्टेट में चला गया। कौन सी स्टेट में चला गया, जिसमें उसकी एनर्जी इतनी होगी। बच्चों ये किस में होती है बताओ, n=4 में होती है कि नहीं होती बच्चों। तो ये क्या होगा, इतनी वेवलेंथ का फोटोन एब्जॉर्ब करके, इतनी एनर्जी एब्जॉर्ब करके यहाँ से यहाँ चला जाएगा, और यहाँ से यहाँ जाने के बाद यहाँ से वापस आएगा तो कितनी स्पेक्ट्रल लाइन मिलेंगी बच्चों, 6 स्पेक्ट्रल लाइन मिली। अभी भी तो किया था, 4 से जब अपनी ग्राउंड स्टेट में आता है तो कितनी थर्ड एक्साइड स्टेट से जब अपनी ग्राउंड स्टेट में आता है तो कितनी अपन को स्पेक्ट्रल लाइन मिलती है। अभी अपन ने किया था 6 स्पेक्ट्रल लाइन मिलती है, तो कितनी मिलेंगी बच्चों, स्पेक्ट्रल लाइन यहाँ पे 6 मिलेंगी। समझ में आ रही बात को, इतनी चीजें क्लियर है। चलो कहानी को आगे बढ़ाते हैं। मैंने आपको इसको रिलेट भी करा दिया इस चैप्टर को बाकी सब चीजों से, मैंने आपको सवाल भी करा दिए किस टाइप के आपसे पूछ सकता है भैया। अच्छा मैं अगर आपसे एक ऐसी सवाल पूछूं, देखो n=4 से n=3 और यहां ले लेता हूं बच्चों n=2। मैंने एनर्जी लेवल डायग्राम टू द स्केल नहीं बनाया जानबूझ के, है ना। अब अगर मैं आपसे बोलूं कि इस एमिशन से, मेरी बात को ध्यान सुनना, इस एमिशन से अगर हमें रेड कलर मिलता है, रेड मतलब ब्लू कलर मिलता है, ब्लू कलर का रेडिएशन मिलता है। जब ये एमिशन होता है तो फोटोन जो हमें रेडिएशन मिलता है वो कैसा रेडिएशन मिलता है बच्चों, ब्लू कलर का रेडिएशन मिलता है। तो बताओ इससे कौन सा मिलेगा, क्या आप आंसर दे सकते हैं, आप बिल्कुल आंसर दे सकते हैं। देखो बच्चों कैसे आपको आंसर देना है, आप पहले बताओ इसमें ज्यादा वेवलेंथ, इसमें ज्यादा वेवलेंथ का मिलेगा कि इसमें ज्यादा वेवलेंथ का मिलेगा, आपको ये कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे एनर्जी डिफरेंस ज्यादा आएगा, आप करके देख लेना। कोई भी एटम होगा ये एनर्जी डिफरेंस ज्यादा होगा इन कंपैरिजन टू दिस। अगर एनर्जी डिफरेंस ज्यादा है मतलब यहाँ पे वेवलेंथ छोटी मिलेगी और यहाँ पे वेवलेंथ बड़ी मिलेगी, मतलब यहाँ पे बड़ी वेवलेंथ मिलेगी। यहाँ पे मान चलो λ1 है तो यहाँ पे क्या मिलेगा, मान चलो यहाँ λ2 मिलेगा, तो λ2 क्या होगा बच्चों, बड़ा होगा, किससे बड़ा होगा, λ1 से। मतलब अगर हम विब्ग्योर में जाएं तो किसकी वेवलेंथ, हमें यहाँ पे ज्यादा वेवलेंथ का कलर मिलेगा, तो कौन कौन से कलर की वेवलेंथ, मतलब कौन कौन से कलर की वेवलेंथ ब्लू कलर की वेवलेंथ से ज्यादा है। तो बच्चों आप देखो इन चारों की, तो अपन को यहाँ पे ग्रीन भी मिल सकता है, येलो भी मिल सकता है, ऑरेंज भी मिल सकता है, रेड भी, लेकिन ऑप्शन में एक ही दिया होगा। ऑप्शन ऐसे होंगे वायलेट, इंडिगो और रेड, तो आप आंसर लगाएंगे रेड। यहाँ पे रेड मतलब यहाँ पे अपन को ज्यादा वो कलर मिलेगा जिसकी वेवलेंथ ज्यादा होगी, और यहाँ पे वो कलर मिलेगा जिसकी वेवलेंथ कम है, मतलब ये ब्लू कलर की वेवलेंथ। यहाँ पे अपन को ये देखना है कि इससे ज्यादा वेवलेंथ किसकी, ब्लू से ज्यादा, तो इसकी। समझ में आ रहा है सवाल किस टाइप का बना सकता है एग्जाम में, बिल्कुल आपसे बनना चाहिए, बन जाएगा। समझ में आ गया हो। अब डिफरेंस क्या, एनर्जी डिफरेंस ज्यादा है तो वेवलेंथ यहाँ कम है और यहाँ ज्यादा वेवलेंथ है, तो अपन को यहाँ पे जो भी रेडिएशन मिलेगा उसकी वेवलेंथ ब्लू कलर की वेवलेंथ से ज्यादा होगी। ठीक है, चलो अब देखो, अब मुझे आपको और क्या बताना था। हाँ एक और टाइप का सवाल देखेंगे। देखो हमने अभी भी पढ़ा कि जो रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट होती है वो n² के प्रोपोर्शनल होती है, काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो इनवर्स प्रोपोर्शनल टू n² होती है, टाइम पीरियड जो होता है बच्चों वो 1/n³ के प्रोपोर्शनल होता है बच्चों। इससे रिलेटेड नहीं है, ये अपन जो पहले पढ़ चुके हैं, दिस इज रिलेटेड विद रिवॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द nth ऑर्बिट, है ना। तो ये सब चीजें हम पढ़ चुके हैं। अब कभी कभी क्या होता है कि सवाल में ऐसा पूछता है कि तुम साइंटिस्ट बन जाओ। कौन बन जाओ भाई, तुम साइंटिस्ट बन जाओ, और जो फोर्स पहले ऐसी थी F इज इनवर्स प्रोपोर्शनल टू r², आप ये मानो कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आ रही है दैट इज इनवर्स प्रोपोर्शनल टू r। अगर वो इनवर्स प्रोपोर्शनल टू r है और बोर क्वांटाइजेशन कंडीशन को वैलिड मानो, आप ये मानो कि बोर की कंडीशन वैलिड है, मतलब जो एंगुलर मोमेंटम है वो अभी भी आप क्या मानो कि इंटीग्रल मल्टीपल है इन द nth ऑर्बिट h/2π का। समझ रहे हो बात को। तो बताओ अब टाइम पीरियड किसके प्रोपोर्शनल होगा, अब रेडियस किसके प्रोपोर्शनल होगी बच्चों, तो अब ये तुम्हारे वैलिड नहीं होंगे। दीज आर ओनली वैलिड व्हेन दिस इज ट्रू।
और हम क्या है जो भी हमसे सवाल पूछा जाता है हम ये मान के चलते हैं कि उनके बीच में जो फोर्स आ रही है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आ रही है और वो कूलम्बिक लॉ के द्वारा दी गई। और कूलम्बिक लॉ तो ये इनवर्स प्रोपोर्शनल टू आर। लेकिन कभी सवाल ऐसा पूछे तो आपको डरना नहीं है, आपने जैसे यहाँ पे एनालिसिस किया था वैसे यहाँ भी एनालिसिस करेंगे। या आप याद कर लो कि यहाँ पे जो रेडियस प्रोपोर्शनल होगी वो n के होगी ना कि n स्क्वायर के होगी, और जो काइनेटिक एनर्जी होगी इलेक्ट्रॉन के अंदर nth ऑर्बिट वो इंडिपेंडेंट ऑफ n होगी, मतलब n की पावर 0 होगी, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पे डिपेंड नहीं करेगी। वेलोसिटी ऑफ जो इलेक्ट्रॉन होगी इन द nth ऑर्बिट, वेलोसिटी वो भी n की पावर 0। जब काइनेटिक एनर्जी अगर इंडिपेंडेंट ऑफ n है तो वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द nth ऑर्बिट भी इंडिपेंडेंट ऑफ n होगा। इतना समझ में आ गया? तो आप इसको याद रखेंगे। अब कैसे करना है बच्चों, एक क्विक रिवीजन था, इसमें तो मैं आपको बताऊंगा नहीं, है ना। अब कभी अभी एक चीज और याद रखना, उन्होंने एक बार ना IIT एडवांस में उन्होंने इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, उन्होंने बोला कि भैया ये प्रोटॉन है, हाइड्रोजन एटम है, हाइड्रोजन एटम में यहाँ प्रोटॉन होता है न्यूक्लियस पे, एक प्रोटॉन और यहाँ इलेक्ट्रॉन होता है। इन दोनों की जो उन्होंने इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल दे दिया और पूछा बताओ रेडियस किसके प्रोपोर्शनल होगी nth ऑर्बिट में, वो n की किस पावर के प्रोपोर्शनल होगी, रिलेशन क्या हो गया, है ना। तो उन्हें पूछा तो बच्चों ने पोटेंशियल दिया था, तो आपको डरना नहीं। अगर आपको पोटेंशियल दिया था तो आप इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी निकाल लेंगे। कैसे? इलेक्ट्रॉन की इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी निकालना मतलब चार्ज मल्टीप्लाइड बाय पोटेंशियल, ठीक है। दिस पोटेंशियल इज ड्यू टू प्रोटॉन एट दिस पॉइंट। आप इतना सब जानते हैं, मैं ये सब नहीं होता, पोटेंशियल में दिया था एक्चुअली में। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी E का मल्टीप्लाई कर देते, तो E इंटू V हो जाता बच्चों, माइनस में हो जाता क्योंकि माइनस चार्ज होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। तो अब फोर्स कैसे निकालते हैं, अब फोर्स निकालते हैं माइनस du बाय dr, क्योंकि यहाँ पे ये r के टर्म्स में लेंगे अपन, तो हमारा जो पोटेंशियल एनर्जी वो r का फंक्शन, इसलिए माइनस du बाय dr। ये रिलेशन कहाँ पे पढ़ा था हमने, कंजर्वेटिव फोर्स और पोटेंशियल एनर्जी, आपको पता होगा ये रिलेशन हमने वर्क पावर एनर्जी में। तो यहाँ से फोर्स निकालो, तो वो जो IIT एडवांस में सवाल आया उन्होंने पोटेंशियल इस प्रकार से दिया था कि जो फोर्स है वो इनवर्स प्रोपोर्शनल टू r आती है, तो r n वहाँ पे प्रोपोर्शनल n के आ जाता है और काइनेटिक एनर्जी n की पावर 0 के आ जाता है, मतलब n की इंडिपेंडेंट आ जाता है, और वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन n की इंडिपेंडेंट आ जाती है। बच्चों इतनी चीजें क्लियर हो रही हैं, समझ में आ रहा है मैं क्या बता रहा हूँ? बहुत बढ़िया। चलो एक बार उन्होंने और सवाल पूछा, अपन जो रिक्वायर्ड फॉर्मूला पढ़े ना 1/λ इक्वल टू, इसको उन्होंने एक बार सवाल पूछा 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2। उन्होंने बोला कि अगर इलेक्ट्रॉन का मास डबल कर दिया जाए, एक हाइपोथेटिकल एटम समझो जिसमें इलेक्ट्रॉन का मास जो उसका भी है उससे डबल है, मतलब एक ऐसा पार्टिकल घूम रहा है जिसका मास इलेक्ट्रॉन के मास से डबल है। अब उन्होंने बोला कि अगर इलेक्ट्रॉन 5 से 1 में आ रहा है तो बताओ, अब बच्चों बताओ, उन्होंने पूछा कि वेवलेंथ क्या होगी, है ना, एमिटेड फोटोन की वेवलेंथ क्या होगी। तो हाँ कैसे करोगे बच्चों, ध्यान रखो, जब मास को अगर आप इलेक्ट्रॉन के मास को डबल कर दो तो आपको याद है आपने रिक्वायर्ड फॉर्मूला पढ़ा था, दैट इज प्रोपोर्शनल टू मास, कुछ है ऊपर k स्क्वायर e की पावर 4 ऐसा कुछ आ रहा था, चार्ज सेम था तो चार्ज की नहीं है अपन को, बाकी सब चीजें सेम थी, मास बस आपने डबल किया। तो आपका जो यहाँ पे r आएगा ना, आप r नहीं लिखोगे यहाँ पे, फिर 2r लिखोगे, क्योंकि r उन्होंने रिक्वायर्ड कांस्टेंट ही दिया था, ठीक है। तो अपना यहाँ पे r नहीं आके 2r आएगा क्योंकि मास डबल है, और जो हमारा रिक्वायर्ड कांस्टेंट है वो प्रोपोर्शनल टू मास है, तो अपन r ना लिख के अगर मास को डबल कर दिया तो यहाँ पे r की जगह 2r लिखना पड़ेगा। समझ में आ रहा? तो ऐसा सवाल भी IIT एडवांस में पूछा गया है बच्चों। चलो एक और सवाल बताऊंगा जो कि JEE मेंस में पूछा गया था, वो भी आप सुन लो। उसमें क्या था, अच्छा इसमें टॉर्क वॉर्क का भी सवाल पूछ सकता है ना, कि कितना टॉर्क एटम पे एक्ट हुआ अगर वो n इक्वल टू 1 से n इक्वल टू 2 में 10 की पावर -8 सेकंड में गया, तो आप क्या करोगे, चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम टेकन, यही तो टॉर्क होता है। तो चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन व्हाट, विच एंगुलर मोमेंटम, चेंज इन एंगुलर मोमेंटम, मतलब विच मोमेंटम, लीनियर और एंगुलर, एंगुलर। तो टॉर्क होता है डेल्टा L बाई डेल्टा टी, और अगर इलेक्ट्रॉन n इक्वल टू 1 से n इक्वल टू 2 में जा रहा है बच्चों, तो मुझे बताओ एंगुलर मोमेंटम में आप चेंज लिख सकते हो, यहाँ पे कितना h अपॉन 2 पाई, यहाँ कितना होगा 2h अपॉन 2 पाई। तो एंगुलर मोमेंटम में यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम कितना है, यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम कितना है, तो डिफरेंस लिख लो एंगुलर मोमेंटम का, और कितना टाइम लग रहा है यहाँ से यहाँ जाने में वो लिख लो, तो आपको टॉर्क ऑन द एटम पता चल जाएगा। क्या पता चल जाएगा बच्चों? टॉर्क ऑन द एटम पता चल जाएगा। बात समझो, मैं आपको सवाल बता रहा हूँ कैसे कैसे हमसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, और एंगुलर मोमेंटम में चेंज तो आप निकाल ही सकते हैं बच्चों। एक बार उन्होंने पूछा डायटोमिक मॉलिक्यूल है, डायटोमिक में कितने मॉलिक्यूल होते हैं? 2, तो एक का मास m1 एक का मास m2 और इनके बीच में डिस्टेंस r। उन्होंने बोला व्हाट इज द रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी बिटवीन देम, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी पूछी उन्होंने इस सिस्टम की, डायटोमिक मॉलिक्यूल की रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी बच्चों। तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, यही होती है। और हम क्या लिख सकते हैं, अगर मुझे इसका ओमेगा नहीं पता तो हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं बच्चों एंगुलर मोमेंटम के टर्म्स, बताओ क्या लिख सकते हैं हम एंगुलर मोमेंटम के टर्म्स में लिख सकते हैं L स्क्वायर अपॉन 2h, दिस इज द रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ दिस सिस्टम। बच्चों यहाँ पे L चाहिए, L क्या हो जाएगा, NH अपॉन 2 पाई हो जाएगा बच्चों, तो NH अपॉन 2 पाई रख लो, और उन्हें H बार के टर्म्स में दिया था तो H अपॉन 2 पाई की जगह NH बार लिख लो।
समझ रहे हो ना, h/2 ऐसे बार होता है तो NH लिख लो। और बेटा I क्या है, I किसके अबाउट लिखना है, इस सिस्टम को मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द सेंट्रोइडल एक्सिस, तो सेंट्रोइडल एक्सिस के अबाउट लिखना है बच्चों। तो सेंट्रोइडल एक्सिस का अबाउट क्या होता है, हमने रोटेशन में पढ़ा है m1 * m2 अपॉन m1 + m2 * r स्क्वायर, रिड्यूस मास इनटू उनके बीच का डिस्टेंस का स्क्वायर। ये आपको याद होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया में पढ़ा है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे दो पार्टिकल अगर अबाउट द सेंट्रोइडल एक्सिस निकालने के आता है, इसको यहाँ पुट करो, आंसर पाओ, मजे पाओ। ठीक है, हो गया, समझ में आ गया बात को, कैसा सवाल पूछ सकता है। और सुनो, एक लास्ट टाइप का सवाल और बता देता हूँ, उन्होंने पूछा, जो पूछे सब बनना चाहिए भाई, कोई चीज रहनी नहीं जानी चाहिए। मैंने आपको सब बता दिया, जितना जितना वो पूछ सकता है ना। मैंने आपको यहाँ पे मैकेनिक्स लगाना भी सिखा दिया, फिर से सुनो, मैकेनिक्स एक जगह और लगेगी। उन्होंने पूछा कि भैया अगर इलेक्ट्रॉन N2 से N1 में आया, ट्रांजिशन किया, तो व्हाट इज द रिक्वायर्ड वेलोसिटी ऑफ हाइड्रोजन एटम, या हाइड्रोजन एटम या हाइड्रोजन लाइक एटम, जो भी है, रिक्वायर्ड वेलोसिटी ऑफ द एटम। और दूसरी चीज पूछी, रिक्वायर्ड काइनेटिक एनर्जी ऑफ द एटम। तो भैया अगर रिक्वायर्ड वेलोसिटी निकल जाए तो रिक्वायर्ड काइनेटिक एनर्जी तो निकल ही जाएगी। अब बात सुनना मेरी, ऐसा क्यों होगा बच्चों, जब इलेक्ट्रॉन यहां से यहां आएगा, अपर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन करेगा तो फोटोन निकलेगा। अब फोटोन अगर निकलेगा बच्चों, तो फोटोन तो इस तरफ भागेगा, तो ये भागा फोटोन, भागा रे भागा, ये फोटोन भागा। तो जो एटम है ना बच्चों, वो कहां पे जाएगा, ये इनिशियली रेस्ट में था ये सिस्टम, तो हमें पता, अगर इनिशियली रेस्ट में था, कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं आई है, तो इनिशियल मोमेंटम जो होगा वो फाइनल मोमेंटम भी होना चाहिए बच्चों। तो इनिशियल मोमेंटम 0 तो फाइनल मोमेंटम भी 0। मतलब अगर फोटोन इस तरफ भागा, फोटोन को मोमेंटम इस तरफ मिला, तो इस एटम को मोमेंटम इसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन मिलना चाहिए। मतलब एटम का जो मोमेंटम आएगा वो इस तरफ आना चाहिए बच्चों। अब और इन दोनों के मतलब डायरेक्शन क्या होनी चाहिए मोमेंटम का, अपोजिट, लेकिन मोमेंटम का मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए इन दोनों का, सेम। टू इनिशियल में अगर इनिशियल मोमेंटम 0 तो फाइनल मोमेंटम 0 होना है, तो अपोजिट होना चाहिए। यहाँ पे दो वेक्टर है, तो दो वेक्टर का अगर सम 0 करना है तो दे मस्ट बी इन अपोजिट डायरेक्शन एंड शुड हैव इक्वल मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड भी इक्वल होना चाहिए। तो अपन कैसे करेंगे, रिक्वायर्ड वेलोसिटी ऑफ द एटम निकालने के लिए अपन मोमेंटम कंजर्वेशन तो लगाएंगे, लेकिन पहले हम निकालेंगे किसका, मोमेंटम निकालेंगे फोटोन का। तो मोमेंटम ऑफ फोटोन जो है वही किसका मोमेंटम होना चाहिए, मोमेंटम ऑफ एटम। हाइड्रोजन ले रहे तो हाइड्रोजन लिखना, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन अपोजिट, रिक्वायर इसलिए इस तरफ जाएगा ना। तो मोमेंटम ऑफ फोटोन, यहाँ पे हम डी ब्रोगली इक्वेशन यूज करेंगे। हमें मोमेंटम नहीं पता फोटोन का, लेकिन हमें वेवलेंथ तो पता है बच्चों। वेवलेंथ हम कैसे निकालेंगे, रिक्वायर्ड फॉर्मूला से। समझिए बात को समझ रहे हो ना, बिल्कुल समझ रहे होगे। तो रिक्वायर्ड फॉर्मूला से हम वेवलेंथ निकाल लेंगे। तो मोमेंटम ऑफ फोटोन क्या होता है, अगर हम फोटोन के वेवलेंथ और मोमेंटम की बात करें तो क्या होता है, लैम्डा इक्वल टू h अपॉन p, तो p इक्वल टू h अपॉन लैम्डा। तो क्या लिखो, h अपॉन लैम्डा 1 बाय लैम्डा, और 1 बाय लैम्डा की वैल्यू है r इनटू z स्क्वायर 1 अपॉन n1 का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 का स्क्वायर। ट्रांजिशन दिया होगा 5 से 4 में आ रहा था, थर्ड में जो भी है। और मोमेंटम ऑफ द एटम m इनटू वेलोसिटी ऑफ द एटम, तो यहाँ से वेलोसिटी ऑफ ये मास ऑफ द एटम है, ठीक है। तो यहाँ पे आप बस वैल्यू करो, अगर हाइड्रोजन है तो z को 1 रखो, 5 से 4 में आ रहा है तो n2 को कितना रखोगे, 5 रखोगे, वो सॉरी हाँ, इसको 5 रखोगे, इसको 4 रखोगे, सॉल्व कर लो, यहाँ पे अपन को मिल जाएगा। और जब v ऑफ द एटम मिल जाए तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द एटम क्या मिल जाएगी, या फिर अपन ऐसे भी बोल सकते हैं, एटम का मोमेंटम का स्क्वायर अपॉन 2m। ये होता है ना p स्क्वायर अपॉन 2m, काइनेटिक एनर्जी होती है ना मोमेंटम का स्क्वायर अपॉन 2m, वहां से भी आप निकाल सकते हैं। m किसका, एटम का, मास किसका, एटम का। यहाँ इलेक्ट्रॉन का मास मत रख देना, सब गलत हो जाएगा बच्चों। तो मैंने इतने टाइप के आपको सवाल कराए, जो अच्छे सवाल थे वो भी करा दिए। इस तरह इस चैप्टर अपना बच्चों खत्म होता है, ठीक है। अपन नेक्स्ट मिलते हैं अब रोटेशनल के साथ। थैंक यू बच्चों।